मेरी स्लाइड शेयर हो रही है? यस मैम। तो यहाँ पे जो हम आइटम एनालिसिस की अभी आज बात करेंगे, एक्चुअली जो हमें प्रोसेस में जाना है, इसके जो स्टेप्स हैं वो ये है कि अवार्ड ऑफ स्कोर्स टू ईच स्टूडेंट, जो आपने कर लिया है। रैंकिंग इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो ये आपको अभी करना है कि जितने भी आपके हैं, इसको आपने इन ऑर्डर ऑफ मेरिट शायद कर भी लिया होगा। तो जो अवार्ड स्कोर्स है उनको आप एक सीरीज में, एक सीरियल में ले आएंगे और मेरिट के अकॉर्डिंगली उसको अरेंज कर लेंगे, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, बात वही आनी है। और रैंकिंग करने के बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, तो दो हमें ग्रुप तय करने हैं, हाई एंड लो ग्रुप, और वो हम जनरली एक्सट्रीम ग्रुप्स कहते हैं, वो 27% हम उसको लेते हैं। तो आपके जितना हो सकता है 6 टूल जो आपने बनाए हैं, तो सबके अलग अलग परसेंटेज हो जिन्होंने फिल किया है। इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं, 100 इसलिए 100 पे करते हैं ताकि हम 370 पे करते हैं ताकि हम 27% उसका आसानी से निकाल सके और आगे का हमको कैलकुलेशन अच्छा मिल सके। तो अभी आप लोग ये करेंगे कि जो भी आपने टूल भरवाए हैं, जितने भरे हैं, उसके 27% को ऊपर से और 27% बीच से नीचे से ले लेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ आइटम्स निकालेंगे कि डिफिकल्टी वैल्यू क्या रहेगी, और डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स आइटम्स का निकालेंगे। हम सीखेंगे, ये हमारे लिए अभी नहीं, क्योंकि हमने सब लोगों ने एटीट्यूड स्किल डेवलप किया है। और उसके साथ में जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, जो भी उसके साथ में जो क्वेश्चंस होते हैं कि उनको रखना है, नहीं रखना है, रिवाइज करना है, रिजेक्ट करना है, वो स्टेप्स होता है। तो सिलेक्शन ऑफ द आइटम इस प्रोसेस में होता है आफ्टर आइटम एनालिसिस। तो ये सारी चीजें, ये स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और इसमें जब हम एक्सट्रीम ग्रुप मेथड यही है कि जब हम लोअर ग्रुप और अपर ग्रुप, दो ग्रुप इसमें डिसाइड करते हैं, तो जो जितने भी हमारे स्कोर शीट है उनको असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में ले जाएं, या लार्जेस्ट टू स्मॉल, जो भी रखें। दो ग्रुप हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर्स के 27% के बन जाएंगे, वो हमारे निकालने होंगे। तो आपके जितने भी भरे हुए हैं उसमें से आप 27% को देख लीजिए जितने आते हैं, और उनको हो सकता है हमारा जो बीच का आपके कुछ ही लोग बचे रह जाएंगे, कोई बात नहीं है, तो वो हमें बीच के हम छोड़ देते हैं, वो एवरेज में आता है। फिर अरेंजमेंट ऑफ डेटा, मैंने कल भी कहा था ABCD आप कर लीजिएगा, जो कि कॉलम और आइटम वाइज हमने कहा था कि इसको आपको लेना। अगर आपके पास 30 आइटम है तो वो आइटम नंबर आपने डाल दिए, और यहाँ पे पर्टिकुलर स्टूडेंट के जो स्कोर है आइटम वाइज वो निकल आएगा। तो जब हम ये रो को एक्सट्रीम में जाके लेंगे तो उसका एवरेज निकल आएगा, और एक का जो टोटल स्कोर है वो हमारे कॉलम में नीचे आ जाएगा, जैसा हमने कल डिसाइड किया था। ये आप लोगों ने शायद कर लिया होगा। डीवी और डीआई क्या होता है, इसको जरूर जान लेते हैं हम, क्योंकि जो डीवी है डिफिकल्टी वैल्यू, और डीआई है डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स। तो जो डीवी है उसको हम पीपी वर्ड यूज करते हैं, पासिंग परसेंटेज, कि कितने लोगों ने पर्टिकुलर उस आइटम को पास किया, मतलब सही किया है उसको। और ये डीवी और डीआई जो हम निकालते हैं, वो जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप बना रहे हैं, मल्टीपल चॉइस जब बनाते हैं, तब हमारा पासिंग परसेंटेज निकलता है। यहाँ एज सच पासिंग परसेंटेज नहीं होता है। जो हम एटीट्यूड स्केल जब देखते हैं, तो हमें ये देखना है कि दो ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस हैं या नहीं है। अदरवाइज हमें पासिंग परसेंटेज देखना पड़ता है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने करेक्ट रिस्पॉन्स किया है, और जो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो अगर हमारे 50 ऐसे हमारे आते हैं स्टूडेंट्स, या जो हमारा सैंपल है जिसने करेक्ट आंसर दिया है, तो हमारे टोटल अगर 100 लिए हैं तो 0.50 इसका पासिंग परसेंटेज हुआ। तो डिफिकल्टी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पासिंग परसेंटेज ऑफ एनी आइटम, जो वो अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप दोनों का अलग होगा पासिंग परसेंटेज, क्योंकि डेफिनेटली लोअर ग्रुप में पासिंग परसेंटेज कम होना चाहिए, क्योंकि वो लोअर में है उसका अरेंज किया हुआ, अपर में ज्यादा होना चाहिए। तो इसके ऑप्टिमम हम 0.5 इसको मान के चलते हैं, और इसमें हम एक रेंज डिसाइड करते हैं कि 0.50 टू 0.30 तक हम लेंगे, या 0.55 टू 0.35 भी हो सकता है, 0.30 हो सकता है, 0.25 हो सकता है। तो ये डिसाइड करना होता है कि वो डिफिकल्टी वैल्यू, कितना डिफिकल्टी वैल्यू का रेंज आप सेलेक्ट कर रहे हैं, और जो उसके अंदर जो आइटम्स आएंगे हम उन्हीं आइटम्स को लेंगे। जो मैं कल बार बार कह रही थी कि इस आइटम का क्या फायदा है, इसको तो सभी लोग इसके लिए तो हाँ ही बोलेंगे। तो वो जब वो एटीट्यूड देखने के लिए तो वो सही है, लेकिन जब अगर हम इसीलिए मैंने ज्यादा एम्फेसाइज उसमें नहीं किया, पर फिर इसलिए किया कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा। इवन जब हम इसको करते हैं तो पासिंग परसेंटेज को हम देखते हैं कि जो हमारे रेंज में आ रहा है, तो अपर ग्रुप में
जो भी आप रेंज सेट करते हैं, अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप दोनों को जोड़ के उस पर्टिकुलर आइटम में, और उसको फिर डिवाइड करते हैं, और तब हम उसका एवरेज निकालते हैं, और तब कहते हैं कि डिफिकल्टी वैल्यू ये है। किसी भी आइटम का अगर हम सिंपल इसको देखना चाहें तो किसी भी आइटम का डिफिकल्टी वैल्यू वो होगा कि जो अपर ग्रुप में जितनों ने पास किया, लोअर ग्रुप में जितनों ने उसको सही किया है, उन दोनों का एवरेज। सिंपल बात ये है। तो उसको इसमें हम एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं कि इस रेंज के बीच में जितने भी आइटम्स आएंगे हम उनको सेलेक्ट करेंगे। दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स। तो ये वैल्यू ये बताता है कि कितना जो आइटम्स है वो कितना डिफरेंशिएट कर रहे हैं लोअर ग्रुप और अपर ग्रुप को। तो इसके लिए एक लोअर लेवल एक हम डिसाइड कर लेते हैं। डीवी के लिए हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, बट फॉर डीआई हम कुछ लोअर लिमिट सिर्फ डिसाइड कर लेते हैं कि इस लिमिट से नीचे वाले को हम नहीं लेंगे, इस लिमिट से ऊपर वाले जितने आएंगे डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स का, हम उनको उस अपने टूल में लेंगे। तो ये एक्चुअली इट सेज अबाउट द हाउ मच एनी आइटम डिफरेंशिएट्स बिटवीन द अपर ग्रुप एंड द लोअर ग्रुप। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कितना कर पा रहा है जो हमारे सैंपल साइज है। तो इसमें क्या करते हैं, पासिंग परसेंटेज ऑफ अपर ग्रुप माइनस पासिंग परसेंटेज ऑफ लोअर ग्रुप, और वही हम लोअर लिमिट का हम डिसीजन लेते हैं। इसको आगे भी हम देखेंगे एग्जांपल में। ये एमसीक्यू में जनरली हम करते हैं। जैसे आप ये देखो, पासिंग परसेंटेज ऑफ अपर ग्रुप हमारा जैसे 0.50 आया, मतलब अपर ग्रुप में 27% जो हमने लिया था उसमें से 50% ने आइटम नंबर 1 को सही किया है, लोअर ग्रुप में 30% ने किया, और ये सही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, कम होना चाहिए लोअर ग्रुप में। तो हमारा डिफिकल्टी वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का एवरेज। हमने क्या कहा था, डिफिकल्टी वैल्यू मींस एवरेज ऑफ पासिंग परसेंटेज ऑफ अपर ग्रुप एंड पासिंग परसेंटेज ऑफ लोअर ग्रुप का एवरेज। लेकिन अगर हम डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स निकालेंगे तो हम उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। सिमिलरली आइटम नंबर 2, पासिंग परसेंटेज ऑफ अपर ग्रुप, पासिंग परसेंटेज ऑफ लोअर ग्रुप, ये तो कुछ भी आ सकता है एट रैंडम। ये मैंने ऐसे ही अपने से लिखा हुआ है इसको, तो ये तो आप जब कैलकुलेट करते हैं तब आता है। तो उसकी डिफिकल्टी वैल्यू ये हुई। तो ये इस तरीके से हमने सारे आइटम्स को कर लिए, जितने भी हमारे आइटम्स हैं। इसीलिए मैंने कहा था पर्टिकुलर आइटम में सारे जितने भी हमारा सैंपल है या जो हमने लिए हैं अभी पार्टिसिपेंट्स का, उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया वो भी हमें कैलकुलेशन चाहिए। Ma'am, I have a question. It is rather a basic question. I just wanted to understand what is the relevance of calculating difficult value and discriminatory index? It's helping us with what? Exactly, because डिफिकल्टी वैल्यू मीन्स जो आप आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप आइटम्स आपके सिलेक्शन में आप ले रहे हैं, उसकी कितना वो डिफिकल्ट, अगर उसको सभी लोग कर ले रहे हैं सपोज, तो कोई फायदा नहीं है उसका। और ऐसे भी जो हमारे जितने भी जो हमारे टेस्ट बनते हैं या जो हम इसमें कंपटीशन वगैरह में भी जाते हैं, तो हमारा जो एक जनरल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि 25% ऐसा होना चाहिए जो कि इजी होना चाहिए, जिसको कि हर व्यक्ति कर ले। 50% एवरेज लेवल का होना चाहिए, कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं भी कर सकते हैं, पर जनरली वो कर लेते हैं। पर 25% वो होते हैं क्वेश्चंस जो कि डिफिकल्टी वैल्यू जिनकी कम होती है, इट मींस वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्टी वैल्यू कम होगी मतलब वो ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, ताकि हम डिस्क्रिमिनेट कर सके। तो वो एक किसी भी टेस्ट का होता है कि हम, चूंकि एनपीसी जो हमारा है, आप जानते हो उनको, अगर ये मैम नहीं करेंगे तो डाटा स्क्यूड हो जाएगा पॉजिटिवली या नेगेटिवली। एग्जैक्टली। तो एनपीसी का वो जो है उससे वो रिलेट करके है, तो इसलिए वो किया जाता है। और डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स, can we rather say that by calculating the DV and DI value we are ultimately moving towards the descriptive parts of the statistics, जिसमें हम range और quartile और वो सारी चीजें निकाल रहे हैं? Can we say that? Is it similar to what happens when we are trying to calculate the descriptive statistics? Not the descriptive statistic. Descriptive statistic is when you describe your data. Right. So what is your data? तो जब हम मीन बता रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहे हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो और लेकिन इंटरप्रेटिव है जब हम उसके टेस्ट, वो टी टेस्ट लगा रहे हैं, कोरिलेशन लगा रहे हैं, तो दैट इज इंटरप्रेटिव। तो when you are describing the data, तो हम descriptive analysis उसको बोल सकते हैं। But here what we are doing, we are selecting the question। इसमें तो हम उनको जो suitable है
उसको सेलेक्ट करके उसमें डाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफिकल्टी वैल्यू क्या होना चाहिए। सपोज आपने बहुत डिफिकल्ट सारा डाल दिया तो कोई नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई टारगेट ग्रुप को आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यू की बात मैं कर रही हूँ, जनरली जो एमसीक्यू में हम करते हैं। सॉरी, तो जो हमारा इवन अगर मान लीजिए एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट में भी अगर हमने, हाँ बोल रहे थे कुछ। और मैं एक रीजन ये भी है कि डाटा अगर स्क्यूड हो जाएगा तो फिर हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स नहीं लगा पाएंगे, उसमें नॉन पैरामेट्रिक ही लगेगी। टेस्ट को हम अभी तो टेस्ट को डेवलप कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं वो डाटा स्क्यूड करने की होने की बात आप वहां पे सैंपल में ही कर रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो जितना, क्योंकि हम टारगेट ग्रुप पे ही इसको टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें वो क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट करें जिसमें कि हमारा टेस्ट एक एप्रोप्रिएट टेस्ट बन सके, जो हमारे नॉर्म्स हैं। एग्जैक्टली मैम, मैं यही कह रहा हूँ कि उस स्टेप पे पहुंचने से पहले यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे डाटा स्क्यूड आएगा एंड वी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। हाँ एग्जैक्टली वहां पे हमारा ये मतलब एक एप्रोप्रिएट टूल नहीं डेवलप होगा, और उसका जो एप्रोप्रिएट टूल डेवलप करने के जो तरीके हैं, जो प्रोसेस है, उसकी बात मैं कर रही हूँ। और डेफिनेटली यहाँ पे हमने हायर ले लिया, अगर सपोज हमने सारे डिफिकल्टी वैल्यू ज्यादा वाले ले लिए, तो वहां आप जो स्क्यूनेस की बात कर रहे हैं वो आएगा, बिकॉज वही लोग उसको कर पाएंगे जो लोग नहीं अगर उसको जानते हैं, डिफिकल्ट जितना उसमें नहीं कर सकते हैं जो, तो वो नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, तो फिर वो फेल हो जाएगा, वो आएगा। हाँ, और कुछ? हेलो मैम, yes please ma'am, I wanted to ask you, this is what we are trying to do is an attitude scale, right, to calculate no पहले मुझे आपने अपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने दीजिए, फिर हम इस पे बात करते हैं। ओके ठीक है मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये है डिफिकल्टी वैल्यू। और सिमिलरली डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स निकालने के लिए जो अपर ग्रुप की जो पासिंग परसेंटेज ऑफ अपर ग्रुप है उससे हम लोअर ग्रुप के पासिंग परसेंटेज को माइनस करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, सपोज आइटम नंबर 1 में 0.50 अपर ग्रुप का पासिंग परसेंटेज है, लोअर ग्रुप का 0.20 है, तो 0.30 उसका डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स है। यहाँ डिफिकल्टी वैल्यू के लिए हमने एक रेंज सेलेक्ट कर लिया कि 0.35 से 0.65 में जो आएंगे हम उनको सेलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने लोअर लिमिट तय कर लिया कि 0.35 में जो आएंगे हम उनको सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमने अपना टेस्ट डिजाइन किया, अब जो टेस्ट डिजाइनर है, जो डेवलपर है, वो हीरो है, वो अपना प्लानिंग कर सकता है एज पर द सिचुएशन, एज पर द डिमांड, एज पर द रिक्वायरमेंट। यू कैन मॉडिफाई योर टेस्ट, तो वो किस तरीके का चाहिए ना। अगर हम ये लिमिट लेके चल रहे हैं, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन, अगर वो लिमिट में लेके चलो तो जो फर्स्ट आइटम था, देखो उसमें पासिंग परसेंटेज अपर ग्रुप में ये है, लोअर ग्रुप में ये येलो कलर जो डिनोट कर रहा है, इट मींस ये आइटम नंबर 1 सेलेक्ट हो गया, आइटम नंबर 2 सेलेक्ट हो गया, बिकॉज ये हमारे रेंज में आ रहा है, 0.35 0.6 से 0.65 के बीच में ये रेंज में आ रहा है, तो ये हमारे सेलेक्ट हो गए। लेकिन 29 नंबर आइटम में ये सब हमारे मैंने ऐसे ही डाल दिया है कुछ ताकि आपको एग्जांपल दे सकूं। तो अगर मैं नीचे आती हूँ तो 0.20 अपर ग्रुप में है और 0.30 लोअर ग्रुप में है, तो 0.25 आया जो कि हमारी लिमिट में नहीं है, तो इस आइटम को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो ये नॉर्म्स है या जो हमने रेंज सेट किया है उसमें वो फिट नहीं बैठ रहा है। इट मींस जो एक एप्रोप्रिएट टूल डेवलप होना चाहिए था कि अपर ग्रुप, डेफिनेटली अपर ग्रुप का ज्यादा आना चाहिए था, लोअर ग्रुप का कम, और वो भी थोड़ा बहुत तो चल सकता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस होगा तो वो नहीं, तो वो लोअर लिमिट हमने 0.35 किया हुआ है, यहाँ 0.25 आ गया तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इधर भी हमने जो लोअर लिमिट तय किया हुआ है 0.35, और इसमें जब हम देखते हैं तो अपर ग्रुप में 0.50 है, लोअर ग्रुप में 0.30 है, और उसका जब इंडेक्स निकाल रहे हैं, DI निकाले तो 0.20, बिकॉज 50 माइनस 0.50 माइनस 0.30 इज 0.20। बट ये आप देखो कि ये आइटम नंबर जो डिफिकल्टी वैल्यू में सेलेक्ट हो गया है, बट सेम आइटम डिस्क्रिमिनेटिव इंडेक्स में सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो ये आइटम को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये एक इसकी डिमांड होती है टेस्ट की कि जो दोनों को पास करे MCQ के लिए, डिफिकल्टी वैल्यू की रेंज को भी पास करे और हमारी जो लोअर लिमिट है DI की उसको भी पास करे, तभी हम उस आइटम को अपने टेस्ट के लिए सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है ये? अब मान लीजिए ये आइटम
हुआ और हमारे सामने क्वेश्चन, अभी आपके सामने भी कई बातें आएंगी, सपोज ऐसा आ गया कि हमारे अब क्या हो रहा है, दोनों तरफ हम देख रहे हैं तो दोनों जगह अगर होना चाहिए, तो यहाँ पे तो हमें डिफिकल्टी वैल्यू में तो चलिए 5 क्वेश्चन, हमारे 5 आइटम सेलेक्ट हो गए, पर जब हम DI देख रहे हैं तो सिर्फ 2 ही सेलेक्ट हुए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, क्या हम फिर से वो सारा स्टेप्स करें, क्योंकि हमारे आइटम तो सेलेक्ट हुए नहीं, तो हम क्या फिर से वो आइटम को फिर और ज्यादा हम उसको सर्च करें, फिर से हम वो उस प्रोसेस में जाएं, फिर से उसका ट्राई आउट करें। एक मेथड तो वो है, अगर हमें वो सुटेबल लगता है तो। अदरवाइज क्या करेंगे, हम अपने रेंज को नीचे कर दें। अगर मान लीजिए दो एक हमें चाहिए, हमने फाइनली चाहा है कि हमारे आइटम में, हमने इनिशियली 50 कुछ आइटम्स लिए थे, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे टेस्ट में मिनिमम 30 आइटम्स तो हो ही। तो वो अगर ये 30 से नीचे जा रहा है तब क्या करें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए 2-4 हैं, तो उस समय हम यहाँ पे जो ये हमारा लोअर लिमिट है, इसको यहाँ पे हमने सिर्फ 0.20 कर दिया, सेम डेटा है। और इसकी भी जो इंडेक्स की जो रेंज है, जो ये रेंज है, उसको भी हमने कम कर दिया, 0.35 से 0.30 कर दिया, और ये 65 जो हमारा था उसी को हमने रखा। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ भी एक सिलेक्शन का बढ़ गया, और यहाँ भी आप देखोगे सिलेक्शन बढ़ गया। सेम डेटा 0.20 के होने के बाद जो आइटम नंबर 1 प्रीवियसली वो DI में रिजेक्ट हो रहा था, वो जब हमने लोअर लिमिट इसकी बढ़ा दी तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। तो अब ये आइटम नंबर 1 हमारे टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो गया। तो अगर हमारे साथ ये सिचुएशन आती है कि हमारा जो नंबर ऑफ आइटम्स है जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो हम रेंज को भी चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा हमारा जो लोअर लिमिट है उसको जैसे हम करेंगे तो हमें वो नंबर ऑफ आइटम जितने चाहिए वो मिल जाते हैं। सपोज उसके बावजूद नहीं मिला, तो हमें फिर से वो सारे प्रोसेस को करना पड़ता है। नाउ आई एम कमिंग टू द एटीट्यूड स्केल। तो एटीट्यूड स्केल क्या हम जनरली जो करते हैं, वो हम 3 पॉइंट स्केल लेते हैं और 5 पॉइंट स्केल जनरली जो हम चाहते हैं। 7 पॉइंट भी है गुड, 10 पॉइंट भी है तो गुड, उसमें हम वही चीज करने वाले हैं जो हम करेंगे। तो टोटल स्कोर रेंज हमारा आएगा 20 to 60। सपोज जो हमने कल तय किया था कि कितने आइटम्स हैं और क्या हम उसको स्कोरिंग कर रहे हैं, तो लोअर क्या होगा, हायर क्या होगा। अगर हम 5 पॉइंट स्केल में जा रहे हैं तो लोअर क्या होगा और हायर क्या होगा। कल एक बात आई थी कि हम 1 to 3 क्यों दे रहे हैं, हम 10 से क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं। अगर हम 10 से स्टार्ट करेंगे, अगर 5 पॉइंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वैल्यू हमारी लोअर जो वैल्यू होगी वो 50 हो जाएगी, क्योंकि हमारा सभी 10 का होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा वो हायर उसमें चला जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कितना हम इसमें रखना चाह रहे हैं, कितने इसमें आइटम्स हैं। तो जो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हमारा मैक्सिमम आएगा, और लोअर उसी हिसाब से हम तय करेंगे। तो इसमें भी हमें 27% हमने कर लिया, और इसमें हमको क्या करना है, हमें टी टेस्ट लगाना है। और टी टेस्ट लगाने के लिए अपर ग्रुप एंड लोअर ग्रुप दोनों के बीच में टी टेस्ट हम लगाएंगे। तो इसमें हम मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। एटीट्यूड स्केल में देखने के लिए मीन के लिए हम एवरेज लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं वो अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप, और जो हमारा क्रिटिकल रेशियो का जो भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला या जो टी टेस्ट का हमारा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगा करके दोनों के बीच की सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखते हैं कि है। अपर ग्रुप लोअर ग्रुप में डिफरेंस तो आना चाहिए, अगर वो डिफरेंस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो आइटम हमें नहीं लेना है। तो इसमें 95% पे अगर हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू 1.96 है, अगर 99% पे देखेंगे तो 2.58 है। तो इस वैल्यू से नीचे जो आएगा उसको हम नहीं लेंगे। लेकिन जब हम सोशल साइंसेस में हम जब करते हैं तो जनरली वी गो फॉर द 95%, बिकॉज सोशल साइंसेस में हम ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं, और ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर हम नहीं कह सकते 99% में श्योरिटी के साथ में। इवन दो रिसर्चेस होती हैं, हम टेस्ट करते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, पर जो मुझे लगता है टेस्ट को अगर हमको करने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे स्कोप भी काफी बढ़ जाता है। तो हमको ये करना है, और आज हमें यही करना है। इसके बाद वो थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन आता है। वो थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन जैसा हमने कहा था, ड्रेस रिहर्सल होगा। आप लोगों ने रिलायबिलिटी कल डिस्कस किया होगा, वैलिडिटी भी, और उसके नॉर्म्स के लिए हम फिर एक बहुत बड़े लार्ज सैंपल पे हम उस टेस्ट को फिट करते हैं, तब हम नॉर्म्स डिसाइड करते हैं। और वो नॉर्म्स जो डिसाइड करते हैं, तो कैटेगराइजेशन हो सकता है, किस उसके लिए है, क्या एज ग्रुप का है,
क्या उसकी रैंकिंग है या उसका जो ऑर्डर है, वो बहुत सारी चीजें जो नॉर्म्स जो हम टेस्ट में देखते हैं, वो सारी चीजें जो नॉर्म्स आती हैं वो उससे डिसाइड होता है और अल्टीमेटली फाइनल रिव्यू होता है और उसके बाद में मैनुअल प्रिपरेशन होता है। तो मैनुअल प्रिपरेशन में ये फ्रॉम द बिगनिंग जो भी आपने जैसे इंट्रोडक्शन से लेकर के आपने जिस तरीके से सारा आइटम एनालिसिस किया है, क्या मिला है, रिलायबिलिटी की है, उसका क्या किया है, डिफिकल्टी वैल्यू कितनी रखी, वो सारी चीजें आपको मेंशन करना होता है और तब ये पूरा होता है। मेरा ये प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। अगर आप कहें तो मैं एक एक्टिविटी ले सकती हूँ। मैम ये प्रेजेंटेशन हमारे को आप देंगे? ये प्रेजेंटेशन है किसके लिए? आप ही बताओ सर, प्रेजेंटेशन किसके लिए? आप ही के लिए है। आप है तो हाँ, दूसरी तो चीज वो देखने की अलग बात है, पोजीशन अलग बात है। नहीं, और मैं दूसरी चीज ये मेरे से कई लोग प्रेजेंटेशन मांगते हैं, मैं भी बहुत उससे बनाती भी हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सब रिकॉर्ड करते हैं और अच्छा ये होगा कि वो रिकॉर्डिंग अगर आपको शेयर करते हैं तो वो ये होगा कि आप उसको समझ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, क्योंकि वो अगर लर्निंग पर्पज से, तो लर्निंग पर्पस वो है कि रिकॉर्डिंग अगर वो आपको शेयर करते हैं तो सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। और मुझे लगता है शायद ऑर्गेनाइजर्स ये शेयर करेंगे, आप बता सकते हैं वो लोग। श्योर श्योर। तो हमारा पर्पस, और मैडम ने जब मुझसे कहा था कि हम लोग ऐसा प्लान, मैं चाहती हूँ क्योंकि एक पिछली बार मैंने 1-2 लेक्चर शायद दिए थे, तो मैडम ने कहा था टाइम कम हो गया और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा इसको अच्छे से करें। उसी को ध्यान में रख के फिर इतना बड़ा, मैं नहीं समझती थी कि मैडम इतना बड़ा कर देंगी, पर कर दिया उन्होंने, अच्छी बात है उनके लिए। तो अब इतना बड़ा हो गया, तो जैसे उन्होंने कहा था तो मैंने कोशिश की कि जितना हो सके मैं पार्टिसिपेंट्स को दे सकूं और उनको कॉम्पिटेंट बना सकूं कि वो कर सके। तो जो भी आपका समझने का वो सारा आपके पास आएगा। तो ये आपका एक लर्निंग वो है, ये हमारा एक पैडलेट है, आप इस लिंक को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। प्लीज अपने फीडबैक आप इसमें दे सकते हैं, कुछ भी आपको जो लगता है, जो आपने सीखा है टूल के बारे में, या कुछ भी जो आप शेयर करना चाहते हैं, पर डिफरेंट मीडिया यूज करें तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा चेंज के लिए। जो प्लस का साइन है आप क्लिक करके उसमें कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है? जो आप सोचते हैं टूल के बारे में या जो आपने सीखा है, जैसा भी आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। यस, इंफॉर्मेटिव सेशन, प्लीज राइट योर नेम आल्सो। Ma'am, can I ask a question? Meanwhile, पूछिए। हाँ जी, ma'am, I just wanted to ask कि now that we have got a clarity on how to move forward with attitude scale, I just wanted to understand, since we discussed in the last session that there are 3 phases that we need to move to. And right now when we are doing the administration part, we are talking about the third stage where we have collected the final sample. Of course, you have done the reliability also, and then we are doing this statistics that you said mean. This is not the third session, because third administration. What we did is that we have combined the 2 administration, the first one and the second one.
So third one is for the reliability and validity, and that is totally different. Yes, I am receiving the feedback. Great learning experiences. So kudos to the organizers. They have planned and make it success. Thank you, Tanya ji. So I'm receiving the responses. Yes. Ranjita, thank you. Okay. Shalini, thank you, Shalini. Nice one. ये मैं वेट कर रही थी, ये मुझे बहुत जरूरी था. आई डोंट नो किसने सेंड किया है, अगर नाम डाल दे तो बहुत अच्छी बात है. Various things practice. Shalini Rathore, good. Rakshita, thank you. Varsha, thank you. Ambika, very nice. पूरी स्टोरी लिख दी. थैंक्स अ लॉट. मैं ये किसने ये इमोजी किसने भेजी है, नाम नहीं है और शायद नाम लिख रही है वो. इमोजी जिसने भी भेजी है, थैंक यू. तो मैं अब यहाँ पे इसको रोकती हूँ. वर्षा गौतम, थैंक यू. तानवी, थैंक यू. I am unable to send it. Is it visible to you? Emoji thing. Yes, emoji. Who has sent this emoji? Pooja Tomar. Pooja, thank you, Pooja. Ma'am, the message and the emoji, everything is visible. No, emoji is visible. In addition to my photographs and all the slides, it is great. So you are doing something new. So thanks to all of you. मैं इसको यहाँ पे रोक देती हूँ. अब आते हैं हम अपने ओरिजिनल सिचुएशन पे. नाउ क्या करना है हमें? यस, जो क्वेश्चन आपने पूछा था, किसने पूछा था मुझसे क्वेश्चन? फर्स्ट एंड सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई थी. फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ sample 100 from the same target group, but it should be different from your research sample. Then the second administration, 400. Out of that, only 370 will be taken. Third administration, again 100 for reliability and validity. What is reliability? आप लोगों ने डिस्कस किया है. अगर आप कुछ उसमें आगे बढ़े तो मैं कह सकती हूँ, हम अगर इसको प्रोसीड कर रहे हैं उससे पहले. What is reliability? आप लोगों ने डिस्कस किया, कैसे निकालेंगे? Ma'am, we have just done an overview. We have not discussed reliability in great detail. So we have discussed the three kinds of reliability, but not we have not dwelled in much detail. Okay, तो एक चीज मैं कर सकते. हाँ, बोले, कुछ कहना चाह रहे हैं? इतना डिस्कस कर लिया है कि जनरली 0.6 एंड अबव जो है बेटर मानी जाती है रिलायबिलिटी, एंड इट कैन बी ऑफ वेरियस काइंड, टेस्ट, रीटेस्ट, इंटरस्कोर. हाउ वी कैलकुलेट द रिलायबिलिटी? हाँ, वो दोनों स्कोर्स को कंपेयर करेंगे, प्री एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्कोर्स को, आफ्टर सर्टेन जो भी हम गैप रख रहे हैं, व्हिच इज आइडियली 14 days, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आइटम्स, इफ वी आर यूजिंग test retest method first. Yes, ma'am. Split half method. Split half method. And yes, depending upon the type of items we are using, suppose we are using dichotomous items, yes, no, true, false, then Cronbach alpha will not be used. Otherwise, Cronbach alpha will be used. Cronbach alpha. तो ये methods हैं, और ये जो हम इस second administration के बाद जब हमने item का selection, क्योंकि अभी तो हम item का selection कर रहे हैं, item analysis कर रहे हैं, selection कर रहे हैं. जब selection करेंगे तो हमारा final draft आएगा.
उस फाइनल ड्राफ्ट को जब हम 100 पे करेंगे, then we go for the calculation of reliability and validity. And for calculation of reliability, जो first है method है, that is the test retest method. Second one is the split half method, जिसमें odd even भी करके हम split half निकाल के correlation निकाल लेते हैं. And जो Cronbach alpha जो हमारा है, उसको भी हम use करते हैं और reliability निकाल लेते हैं. Validity कई तरीके के होते हैं. तो पहली वैलिडिटी जो होती है वो फेस वैलिडिटी है. फेस वैलिडिटी जैसे हमने कहा था कि आपका जो देखने में जो टूल है उसका फ्रंट पेज कैसा है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, जब हम उसको खोलते हैं देखते हैं. कई बार कई टेस्ट को देख के ही होता है कि ना, नहीं अच्छा नहीं लगा, नहीं कर सकते. किसी में इंटरेस्ट आती है तो वो क्या है, उस फेस वैलिडिटी को कैसे इंक्रीज करें. सेकंड है जैसे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, कंटेंट वैलिडिटी है. कंटेंट वैलिडिटी के लिए हमने एक्सपर्ट से पहले किया है, एक्सपर्ट से डिस्कशन हुआ है और एक्सपर्ट्स ने जिन जिन चीजों को चूज किया, जिनको मॉडिफाई किया, उसको हम यूज कर रहे हैं. तो कंटेंट तो वो वैलिडिटी के टाइप्स पर डिपेंड कर रहा है कि हम उसको इंटरनल जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो निकालते हैं. तो फेस वैलिडिटी में don't we take the calculate the face value depending on what the subject perceives the test supposed to be. हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आता है. यस, तो ये सारी चीजें निकालते हैं और उसके बाद में नॉर्म्स निकालने के लिए हम फिर 1000 के सैंपल में जाकर के एक पूरा फिर से एडमिनिस्टर करते हैं. तो हियर व्हाट वी आर यूजिंग कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज फॉर द लैंग्वेज क्लियरिटी एंड ऑल दैट. सो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन suggestions and modification of the items, and the second administration जो 370 वो दोनों हमने क्लब करके अभी पार्टिसिपेंट्स में करा लिया सिर्फ सीखने के लिए, क्योंकि अगर हम उसको रियल फील्ड में जाते तो पॉसिबल नहीं था. और इसके लिए भी हमने किया है, हमने जैसे फॉलो अप सेशंस रखे थे, जैसे वर्कशॉप कराया और हमने टेस्ट कंस्ट्रक्ट कराया, उसके बाद उसको फॉलो अप किया. आप ठीक है, ठीक से उसको करिए और अपना जाइए मॉडिफाई करिए, पूरा महीने भर 2 महीने का टाइम लेकर के. और उसको फिर जब हमने किया था, और उसके लिए हमने जो एक तरह से सुपरवाइजर्स थे जो गाइड, वो भी अलॉट कर दिए थे कि आप उनको भी कांटेक्ट करेंगे, फिर मेरे पास आता था. तो वो टेस्ट भी हमने कंस्ट्रक्ट कराया फॉलो अप सेशंस लेकर के. रश्मि मैम बहुत ध्यान से सुन रही है, क्या पता अगली बार वो यही करवा ले. तो ये उसके बाद जैसे एक्शन रिसर्च भी हमने, छोटे जो रिसर्च होते हैं वो रिसर्चेस भी हमने कराए थे और महीने भर का वो लेकर कराया. तो ऐसा कराया जा सकता है, पर अभी हमने इसको सीखने के लिए ऐसे किया. तो अब हम आ जाते हैं अपने आज के इसमें. तो पहला जो हमारा था वो था कि हमको इसको स्कोरिंग हो गई, वो सब आप लोगों की स्कोरिंग हो गई है. आपको मिनिमम स्कोर कितने हैं, मैक्सिमम स्कोर कितने हैं ये पता चल गया. अब आप 27 दोनों ग्रुप्स निकाल लीजिए जो एक्सट्रीम ग्रुप्स है. तो अगर आपने सपोज 100 तो किसी के भी नहीं हुए होंगे, तो अगर जो जितने भी आपने सब्जेक्ट से भरवाया है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने भरा है, उसका 27% आप निकाल लीजिए. ग्रुप 1 का ग्रुप पूरे 6 ग्रुप अपना निकाल ले. 27 ऊपर के, पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में सारे को डाल के ऊपर के ग्रुप और लोअर ग्रुप ये तय कर ले. ये हो जाएगा मैडम? हो तो जाएगा, लेकिन आंसर बहुत कम आए. ओनली 12 रिस्पॉन्सेज हैव कम. 27% अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा? हाँ, दैट इज द पॉइंट. बेहतर ये होगा, आप ऐसा कर लीजिए, 6 ऊपर का ले लीजिए, 6 नीचे का ले लीजिए. हम बीच को मानते ही नहीं, क्योंकि हमने सीखना है कि क्या है. तो आप असेंडिंग ऑर्डर में डाल करके 6 ऊपर से, उसमें क्या होगा कि हो सकता है आपके सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नहीं आए. आप समझ मेरे बात को? हाँ, एक मैं ये सोच रहा था कि आई क्रिएट फेक डाटा एंड देन वर्क ऑन दैट. यस यू कैन, बिकॉज यू हैव टू लर्न. तो आप कर लो, लेकिन अगर आप उसको डुप्लीकेट, क्यों कहते हैं कि मैनिपुलेशन किस तरह का होना चाहिए? अगर आपने सेम डेटा को डुप्लीकेट कर दिया तो डुप्लीकेट नहीं है, उतने इंटेलिजेंट है. हाँ बस ठीक है, ठीक है. नहीं करते हैं लोग, बहुत रिसर्चर करते हैं, वो तो आप लोग को टीचर्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं. तो वो एक तो वो हो गई. दूसरी बात क्या कहते हैं कि जैसे सैंपल साइज बढ़ती है रिलायबिलिटी बढ़ती चली जाती है. क्यों कहते हैं? जितना हमारे आइटम्स, वो इसलिए कहते हैं कि जितना बढ़ेगा तो हमें वो दोनों एक्सट्रीम ग्रुप्स उतने ज्यादा मिलते जाएंगे. तो हम जब उनको ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो हमारे पूरे एक्सट्रीम, अभी आपको 2 ग्रुप मिलेंगे लेकिन वो बहुत होमोजीनियस से हो, वो नहीं आ पाएगा जो हम चाह रहे हैं. तो जब भी टेस्ट कंस्ट्रक्शन करें तो इसलिए हमें 2 एक्सट्रीम ग्रुप को हमें चाहिए ही चाहिए. तो इसलिए वो हमें कहते हैं ना, इतने पे करने की क्या जरूरत, हमने तो 200 पे कर लिया. तो वो 200 पे जो किया उसका जो रिजल्ट यहाँ पे समझ में आता है कि वो टी जो हमें चाहिए, वो टी वैल्यू जो हमें चाहिए वो नहीं हो सकता है. आपके जो आइटम्स है वो सही है पर टी वैल्यू नहीं आएगा.
तो आप समझ रहे हो कि एक्चुअली जो आना चाहिए था वो नहीं आएगा। तो अब आप लोगों का हाँ। काम ये है मैम एक कैसा क्वेश्चन है। डाटा जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा उतना बेटर है। उतना बेटर। हाँ आप मैम एक क्वेश्चन है, जैसे कि रिस्पॉन्सेज तो 51 है हमारे, वेरी गुड। लेकिन मैम उसमें से कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पे दिए हैं, कुछ पे ब्लैंक कर दिया है। मैं यही आपसे कह रही हूँ, जो ब्लैंक किया है उसको आपको मॉडिफाई करना था क्या? ऐसा तो नहीं कि वो समझ में नहीं आया उनको इसलिए ब्लैंक किया है? नहीं नहीं, उन्होंने वो छोड़ दिया है, क्योंकि हम लोगों मैं- ने वो रिक्वायरमेंट भी हटा दी थी कि आपको जो लगे, हाँ, उन्होंने ये- उसमें इम्प्रूवमेंट डाल के छोड़ दिया। तो हाउ कैन बी मैनेज कि अब वहां पे मैं क्या रिस्पॉन्स डालूं सर मैम, क्योंकि अगर 51 है तो मैं इतने आपसे में यही कह अगर रही मैं हूँ ये सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या कोई बात होता है, नहीं मैम। मैंने आपसे क्या कहा कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन में गो फॉर 400। 400 मेरा कहने का मतलब ही बहुत, ये सब चीजें हमारी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो 400 जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमको एग्जैक्टली 370 मिलता है। अदरवाइज वो क्योंकि कुछ कोई छोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है, हम उसके पास पहुंच नहीं सकते। अभी आप सीखने के लिए तो भर दो, अपने तरफ से भर दो। इसमें दो ऑप्शन है मैम, एक तो गूगल फॉर्म बनाते में ही करना चाहिए, उसको रिक्वायर्ड करना चाहिए सो दैट द पर्सन कैन मूव टू द नेक्स्ट आइटम अनलेस ही और शी आंसर। एक तो ये है। दूसरा स्टैटिस्टिकली भी पॉसिबल है, वो जो एवरेज निकाल के जो है SPSS में हो जाता है कि इफ द मिसिंग आइटम्स यू कैन फिल अप द वैल्यू। फिल अप दैट इज, यही मैं कह रही हूँ। या अपने आप से अभी हम चूंकि सीख रहे हैं तो इसलिए आप अपने से भर के उसको कर लीजिए। अगर 51 ने किया है तो आप 27% की ग्रुप ले लीजिए। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? यस मैम। मैम कल मैंने आपको एक्सेल शीट भेजी थी अपनी, आपने हमारा रेस्पॉन्सेस देखा होगा। हेलो, मैडम मैं गीतिका नगर ग्रुप 4 से बोल रही हूँ। आपकी फोटो देख रही हूँ मैडम, बहुत सुंदर फोटो आई हुई है आपकी मैडम। मैं नहीं देख पाई क्योंकि मेरे पास इतने मैसेजेस थे, समय भी नहीं हुआ और मैं देख नहीं पाई इसको। तो वो नहीं देख अभी पाए नहीं देख तो पाई मैं। ये मैम अभी शेयर करूँ क्या मैं आपके साथ? करिए। अच्छा देखती हूँ मैम, मैं निकाल पाती हूँ तो। ठीक मैं है, पहले खोल लूँ इसमें। हाँ बिल्कुल आप कर लीजिए, तब तक दूसरा कोई और ग्रुप किसी ठीक, को। तो हाँ हाँ, कोई और ग्रुप अगर करना चाहे तो वो कर सकते। ओके तो अब हमें क्या करना है, हम जब लंच ब्रेक से पहले, रश्मि मैडम जब लंच ब्रेक देते हैं तो इसके साथ काम दे देते हैं इनको। थोड़ा ये करना होगा कि आपको अरेंज करना है पूरा, एक असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। उसके बाद जो भी आपने भरवाए हैं कोशिश करिए 2 एक्सट्रीम ग्रुप्स बना लीजिए। अगर 12 ही हुए हैं तो या तो आप कुछ और बना लीजिए, या आप थोड़े थोड़े ले लीजिए। ऊपर के 6 अगर लेंगे तो वो ग्रुप में सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। तो थोड़ा सा बना के और तब आप ऊपर का ले लीजिए। ऊपर और नीचे 2 एक्सट्रीम ग्रुप बनाने के बाद में आपको वो सारा भरना है कि उसके मीन निकालने हैं हर स्टेटमेंट के, उसके SD निकालनी है और T वैल्यू निकालना है हर स्टेटमेंट का। और उसके बेसिस पे जो आपके आइटम सेलेक्ट हो रहे हैं वो ब्रैकेट में बगल में लिखते जाइएगा कि ये 0.5 पे सेलेक्ट हुआ है या 0.1 पे सेलेक्ट हुआ, मतलब 95% पे सेलेक्ट हुआ या 99% पे। तो वो मैम एक्चुअली वर्बली बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, पूरा ब्लैंक हो रहा है कि कैसे करेंगे। मैंने आपको दिखाया था, आपने क्या करना है। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन में आप ग्रुप में डाल देंगे, बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, देख के उससे हो जाएगा। अच्छा Ma'am, I want to know one thing. Discrimination value. डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू अभी आपको कुछ नहीं लेना, वो MCQ No, की ma'am. No. Discrimination value should be taken out from the test which is measuring intelligence. But in the case when we are measuring addiction or emotional intelligence, in such type of cases, मैम मेरी how स्क्रीन can we शेयर हो see? How can we say that? यस मैडम, How can we say that this item is highly this item is requiring higher intelligence or मैम मैंने high discrimination value? This is upper group किया because all है और कुछ आइटम्स भी किया है। क्या ये सही है? मैडम एक मिनट गीतिका मैडम कुछ वो बोल रही थी, कहकशा बोल रही थी शायद। yes ma'am. हाँ कहकशा, प्लीज गीतिका एक मिनट आप शेयर रहने दीजिए। गीतिका वो बताइए कहकशा।
मैम इंटेलिजेंस टाइप टेस्ट होते हैं, उनमें तो हम डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू या डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स हम निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस आइटम इज लेबलिंग एज हायर ओके okay ओके high हाँ upper हाँ group and मेरा lower खुला हुआ है। group, but हाँ चले चले but हाँ in attitude scale, how can we say this that 75% population is lying in the upper group and this population is lying in the lower group, because all the responses are on the same category na? खुला हुआ है। Hello. हेलो हाँ सॉरी कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम थी। जी 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 आप क्या कह रही हैं, एक्चुअली यू हैव टू कैलकुलेट द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, ओनली वन आइटम, आइटम नंबर 1 you have to calculate the mean of all the responses of the upper group. But And ma'am, similarly, the difficulty level can be assessed in only. No, we are not assessing the difficulty level. Forget it, because that difficulty level and discriminative index is they are for the MCQs. You Yes, are ma'am. not. That's the thing that I am saying. No. This is the attitude scale. You have to just test a T. You have to apply the T test. And T-test between the upper group and the lower group of every particular item. But ma'am, upper group would be decided on the basis of the item, that this item No. Upper group, you have to decide on the basis of the arrangement of the total scores. You have to arrange all the response rates on the as per the ascending order. Suppose you have calculated Okay, that. I'm getting your point, that ascending or descending order. When Yes. in such situation, then we will get the upper So group and lower group. But you have to group those responses on in upper and lower group. You have to group. This method is applicable on both MCQs and attitude scale. Yes. Okay, that's my point. Yeah. हाँ, okay. Thank you, ma'am. Okay, thank you. बताइए गीतिका मैडम। मैम एक चीज पूछनी थी आपसे। मैम जैसे आपने बोला, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपने जो बोला है मैं सही समझी हूँ, जो अगर हमारे पास 100 फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास 100 लोगों के रिस्पॉन्सेज आए हैं एंड उसको हम लोग को जो 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, अपर ग्रुप एंड लोअर ग्रुप, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करके अगर हम 27% ऊपर और 27% नीचे का ले रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा के फर्स्ट 27 रिस्पॉन्सेज हमारे लोअर ग्रुप हो जाएगा एंड 73 आइटम से लेके 73 रिस्पॉन्स से लेके 100 रिस्पॉन्स तक वो हमारा अपर ग्रुप हो जाएगा। अगर 100 है तो यस मैम अगर 100 है तो मैं इजी करने के लिए कैलकुलेशन बोली। एंड फिर जो लोअर ग्रुप है एंड अपर ग्रुप है उनका जैसे आपने समझाया डीवी एंड डीआई निकालना है। नहीं, डीवी एंड डीआई जो है वो एमसीक्यू के लिए है, आपको नहीं निकालना, आपको सिर्फ निकालना है। तो डीवी डीआई को हमने सिर्फ आपको ये बताया कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन जब हम एमसीक्यू करते हैं या एंट्रेंस टेस्ट के लिए कर रहे हैं या किसी कंपटीशन के लिए जब हम एमसीक्यू बनाते हैं तब हम इसके लिए जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे हमने आप सब लोगों ने एटीट्यूड स्केल बनाया है, तो एटीट्यूड स्केल के लिए आपको डीवी डीआई नहीं जाना है। ओके मैम, हमको उसका टी डिफरेंस निकाल के मीन एंड एसडी निकाल के टी के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना है। ओके मैम।
ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, यस मैडम गीतिका मैडम, आपने इसमें होमवर्क नहीं किया। इसमें मैंने आपसे कहा था आपको डालना पड़ेगा। आपको ये शीट तो जो एक्सेल से उन्होंने दे दिया, आपने उसको यहाँ पे शेयर कर दिया। एक्चुअली आपको नंबर वाइज आपको देना पड़ेगा कि किसने किसमें कितना आप मार्क्स आ रहा है पर्टिकुलर स्टूडेंट का। आइटम नंबर 1 में उसके कितने आ रहे हैं, आइटम नंबर 2 में कितने आ रहे हैं, स्टूडेंट वाइज आइटम वाइज आपको डेटा फीड करना था। तो जैसे ये हमें इसकी जरूरत नहीं है, जो आपके जितने व्यवसाय और ये सब है उन सबको आप डिलीट कर दीजिए। और जो ये जो आपके ठीक है, ये जो 5432 है, यस यस सही है, थोड़ा सा इसको अरेंज करिए आप। और अल्टीमेटली आप रो का जो निकालेंगे पूरा, आपने क्या इधर से नंबर नाम लिया हुआ है ना, शीट वाइज लिया हुआ है, यस नाम है, मेल आईडी वगैरह तो आप डिलीट कर सकती हैं, जैसे आपने सपोज गीतिका नागर ही लिया है। आगे चलिए आगे चलिए, ये आइटम किधर लिया है, ऊपर कॉलम वाइज आइटम है। हाँ ठीक है, तो ये जब रो का आप उसको जब टोटल करेंगी तो वो उसका इंडिविजुअल स्कोर आएगा। और आइटम वाइज जब आपको करेंगी तो आइटम वाइज आपको एवरेज निकालना है, वो मीन निकालना है। क्लियर है? हेलो मैम, स्कोर शायद है इसमें, सेकंड कॉलम इसमें स्कोर दे रखा है, उसमें आउट ऑफ 125 फर्स्ट के कितने मार्क्स आए हैं वो शो हो रहा है मैम। हाँ, तो शुरू में आपने जैसे ये लिया हुआ ना, इधर आपने एक स्टूडेंट के सारे आइटम, इस रो का फर्स्ट जैसे पहला रो है आपका ही नाम है, तो सबसे लास्ट में जब आप जाएंगे और उसको जब आप टोटल करेंगे तो उसका टोटल स्कोर आएगा। तो पहले तो आप सारे बच्चों का टोटल स्कोर कर लीजिए, फिर एक आइटम पे जो नीचे जब आप कॉलम में आएंगे तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। मैम मैंने कुछ किया है, अगर ये परमिट करे मैम तो मैं दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल आप दिखाइए दिखाइए। मैम इसमें एवरेज कैसे काम चाहिए। निकालना है, एक बार आप ये बता दीजिए, एवरेज कैसे निकालना। मैडम रो उसमें ऑप्शन आता है एक्सेल में, तो बहुत अच्छा है, एक बटन दबाने की बात है, उसको खाली कमांड देने की बात है, फटाफट फटाफट निकल जाएगा। मैम अगर मुझे स्क्रीन शेयर करने को मिले तो शायद बेटर तो समझ में आ जाएगा। प्लीज गीतिका मैडम आप थोड़ा सा अपना हटा लीजिए, तो वो सर शेयर करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जो कर ले रहे हैं वो अपना शेयर करें तो वो सब लोगों को दिखेगा। हम सीख रहे हैं एक दूसरे से, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने अभी केवल यार मैम हटाए तो फिर मैं दिखाऊं। गीतिका मैम प्लीज आप अपना स्क्रीन शेयर बंद करिए। आई थिंक मैम को शायद, मैम मुझे लग रहा है गीतिका मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं, बीच में आंसर भी मैंने किया था मैम, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो आप ऐसा करिए, आप ही जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वही करते हैं। एक्सक्यूज मैम, सेंट्रल फोर्स अप्लाई करिए। हाँ बिल्कुल बताएं। हाँ बताएं। मैम मुझे एक स्मॉल डाउट है, जैसे इन्होंने आपको, जैसे हमने रेस्पॉन्स कलेक्ट किए हैं तो हम उसकी स्कोरिंग करते हैं, तो एक तो एक्सेल में आपने बता दिया एवरेज तो नॉर्मली निकल जाएगा, तो उससे जो हम स्कोरिंग करेंगे जैसे कि हमने कितने एग्री हैं कितने डिसएग्री हैं, तो उसमें हम हिस्टोग्राम पे निकालना है स्कोरिंग, या पाई चार्ट के द्वारा बनाए या नॉर्मल एक्सेल पे? कोई जरूरत नहीं है ना, तो हमें अभी आप ग्राफ का कोई मतलब नहीं है। पाई चार्ट हम यूज करते हैं जब हम परसेंटेज शो करते हैं। ओके। और जो हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं दो ग्रुप को। ओके। तो जब भी हमें परसेंटेज में कोई बात कहनी होती है तो वहां पे पाई चार्ट का यूज करते हैं। वो हम जनरल आपको बता रहे हैं जो कि हमारा उसमें आता है इंटरप्रिटेशन में, डेटा का रिजल्ट को शो करने में। यहाँ हम डेटा के रिजल्ट को नहीं शो कर रहे हैं, यहाँ तो हम कुछ छोटा सा स्टैट लगा रहे हैं और उसके बेसिस पे हम सीधे टीज खाली लगा करके और हम ये देख रहे हैं कि हमारा आइटम सेलेक्ट होगा या नहीं। अगर सपोज हमारा मान लीजिए आपने एक एटीट्यूड बनाया है, आइटम नंबर 10 ले लिया और आइटम नंबर 10 का लोअर ग्रुप अपर ग्रुप में कोई डिफरेंस सिग्निफिकेंट है ही नहीं, तो क्या फायदा उस आइटम को रखने से।
इसका मतलब कि सारे लोग एक जैसा ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं कर रहा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी टेस्ट और टूल इज टू डिस्क्रिमिनेट अमंग द सैंपल, जो भी है, जो पीपल है उनके बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है तो उसको हम नहीं रखेंगे। एक्चुअली क्या हुआ ना, आप लोगों को भी इतना काम एकदम से आ गया और ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आपको भी गैप लेकर के आप इसको समझेंगे तो आप सब लोग कर लेंगे बहुत आसानी से। मैम यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर तो कर नहीं पा रहा हूँ, बस एक मिनट दीजिए मुझे। ये गीतिका मैम जब हटाएंगे ना तभी कर पाएंगे आप। तो फोर्स ऑर्गेनाइजर्स कहाँ है, वो लोग अगर अप्लाई कर लें फोर्स। मैम जैसे सपोज करो, हेलो हाँ बताएं मैम, जैसे कि मुझे 5 रिस्पॉन्स आए, ठीक है, उसमें से 3 तो न्यूट्रल रहे और दो पर्सन ने एग्री किया, ठीक है। हाँ। तो इसका स्कोरिंग हम किस प्रकार से दिखाएं? सर देखो आपने 1 2 3 नंबर दिए हुए हैं ना, तो न्यूट्रल हाँ। को आपने 3 मैं कल से यही बात तो कह रही हूँ कि मुझे न्यूट्रल इसीलिए वहां ऑब्जेक्शन, क्योंकि न्यूट्रल को हम बीच में ले लेते हैं और उसको हम 3 नंबर दे देते हैं बिना मतलब के, जबकि वो कुछ नहीं करना चाह रहा है जी। ये मैंने एक पर्टिकुलर जो डायमेंशन है हमारी, हाँ। उसको मैंने किया, पूरा हाँ। नहीं किया अभी मैंने, ओनली जो 1 डायमेंशन आया। ठीक है ठीक है, तो आपने ये आइटम नंबर इधर रखा 1 2 3 4 5 6 आपका आइटम है, ठीक है। और ये जो है इसमें आपने सब्जेक्ट रखा हुआ, ओके 1 2 3 4 इधर सब्जेक्ट है। तो आप जब ये सब्जेक्ट वाइज निकाल रहे हैं तो ये जो 28 आ रहा है ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का करेक्ट 4 है, ठीक है। और आप जब नीचे हम कॉलम में आ रहे हैं तो 4.3 उसका एवरेज है एक आइटम का करेक्ट। बहुत बढ़िया, यही चाहिए मुझे। तो मैम और जब हाँ हमें भी सेम इस तरीके से करना है या क्या करना है जो आप बता रहे थे? आपने एक्चुअली यही करना है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि जितने अब इसमें से ये क्या करेंगे, इसको बहुत आसान होता है सॉर्ट करना। तो जब सॉर्ट कर दी है आपने, सॉर्ट कर दी है, अब इनके 12 ही है तो 27% तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। अदरवाइज ये मान लीजिए 100 होता ऊपर से नीचे, तो 27 आपने ऊपर से ले लिया, नीचे से 27 ले लिया, ये 2 ग्रुप बन गए। और ये 2 ग्रुप का आपका आइटम वाइज यहाँ पे ये सब चेंज होगा, थोड़ा सा अलग स्प्रेडशीट ले लीजिएगा। तो इसमें ये 4.3 का हो सकता है, अपर ग्रुप आप लेंगे तो वो बढ़ जाएगा, हो सकता है 4.8 आ जाए, जैसा भी आ सकता है। तो वो जो आएगा वो और लोअर ग्रुप का जो आएगा उनके बीच में टी लगाना है। और टी अगर वो वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है 1.96 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब उस आइटम को सेलेक्ट कर लेना, नहीं आया तो सेलेक्ट नहीं करना। ये है, बस इतना है। हो जाएगा हो जाएगा। मैम मैं भी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, मैंने भी किया था। बिल्कुल आप प्लीज अपना नाम बता दीजिए। संजय जी तो उत्कर्ष, हाँ आइए, हाँ आइए। अभी आपसे पहले मुझसे कौन बात कर रहे थे जो जानना चाह रहे थे, जो मुझसे पूछ रहे थे? मैम आर्यन, मैं आर्यन ठाकुर। अच्छा आर्यन, तो आप भी अपना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आपने ये किया है? यस मैम, ये हमारा अराउंड 20 आए हैं। सो ये हमारा 1 से लेकर के अराउंड 28 तक है। Increase the screen size, zoom out. Okay, is it fine? So ये हमारे 1 आइटम है, तो इन्होंने इसमें हमने कैलकुलेट करके ठीक है आइटम लिख लिया और फिर एवरेज निकाल लिया। ठीक है। आपका आइटम का एवरेज यहाँ आ रहा है, ठीक है। और हाँ जब आप रो के लास्ट में आइए तो आपको वो आ जाएगा कि आपका टोटल कितने स्कोर आ रहे हैं पर कैंडिडेट। हाँ, टोटल स्कोर। यस, यही चाहिए हमें। हाँ। और अब आपके जैसे ये टोटल कितने हैं? 25 है, 24 है, जो भी है, तो इसमें है तो ऊपर के आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया सॉर्ट करके? हाँ मैं कर लूंगा मैम, वो हो जाएगा। तो वो करिएगा टोटल स्कोर के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में। और उससे ऊपर और नीचे के 2 ग्रुप ले लीजिए, आपके 2 एक्सट्रीम ग्रुप बन गए। ठीक है मैम। और वो 2 एक्सट्रीम ग्रुप के जो भी आपके एवरेज आ रहे हैं पर आइटम, उसमें आपको टी लगाना। वैल्यू अगर आपका एक्सेप्टेबल है सेलेक्ट कर लीजिए, एक्सेप्टेबल है नहीं है तो सेलेक्ट मत करिए। तो जो कल काफी डिस्कशन चल रहा था, वो डिस्कशन अब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा कि ये ले या ना ले।
बहुत कुछ आता है। इसके बाद भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे आइटम्स नहीं आ पाते हैं जो हमको एग्जैक्टली चाहिए। तो आपने देखा होगा टेस्ट में कभी 59 भी होता है, 49 भी होता है, 38 भी होता है, वो इसी के पीछे होता है। तो आप जब मैनुअल लिखेंगे तो आप डिस्क्राइब करेंगे कि आपके जो स्कोर थे वो कितने थे, आपने कैसे 27%, 2 एक्सट्रीम ग्रुप कैसे बनाया, उसमें कैसे लिया, कितना आपने दिया, क्या आया, और उसके बाद आपने ग्रुप्स बनाए, उसमें टी का कितना वैल्यू आप ले रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब होती हैं। इसके साथ साथ जो भी आपने प्रोसेस किया है वो प्रोसेस भी, इंट्रोडक्शन भी, स्कोरिंग पैटर्न भी आपने, और फाइनल जो आपका वो रहेगा वो सारा कुछ उसमें रहता है। इसके बाद फाइनल आएगा जो कि आप एक्चुअली करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। अभी तक फाइनल आपका नहीं हुआ है, ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक क्लियर, तो बस बन तो गया आपका। अब क्या चाहिए? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी आपने दे ही ली, नॉर्म्स बना लीजिए, और नॉर्म्स अगर बनाना चाहते हैं तो, नहीं बनाना चाहते हैं मत बनाइए। पर अगर आप करना चाहते हैं तो उसका फिर जो मेथड है वो ये है कि फिर आप उसको लार्ज सैंपल पे अप्लाई करें, जो आपका फाइनल ड्राफ्ट आ गया उसके बेसिस पे नॉर्म डिसाइड करें, और उसको आप मैनुअल बना करके अपना यूज कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। कॉपीराइट एक्ट होता है उसका, तो उसको आप दे सकते हैं। तो क्लियर है? टूल बना लेंगे सब लोग? यस मैम, हाँ, यस। रश्मि मैडम बोले। मैम अभी इस पे स्टैटिकल वाला अगर जी मैम स्कॉलर भी हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता हो, तो उस पे मैम आगे अभी अंशु मैम आप शेड्यूल में देख रहे होंगे, वो जुड़ेंगे। उनसे मैंने यही रिक्वेस्ट किया था कि मैम जहां तक है उसके बाद जो भी चीज में कंफ्यूजन होगा तो फिर वो क्लियर करेंगी। देन उसके बाद रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का मैंने स्पेशली एक और लेक्चर रखा है स्पेशली इसी के लिए कि ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए हमारे, उस पर डिस्कशन रहेगा। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो हमने जो जैसे डायमेंशंस वेरियस हैं, वो डायमेंशंस उसमें फिट, पर्टिकुलर उस डायमेंशन के जो क्वेश्चंस है उसी डायमेंशन में फिट इन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए फैक्टर एनालिसिस भी तो फैक्टर एनालिसिस करते हैं। फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो जब आप इसको उसमें डालेंगे, एसपीएसएस में जब डालेंगे तो फैक्टर एनालिसिस से ऑटोमेटिकली वो आ जाता है कि किसका क्या है, और उससे आपको वैलिडिटी भी निकल आती है, जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है वो भी निकल आती है। तो वो सारा कुछ रिलायबिलिटी, वैलिडिटी सब तो अब एसपीएसएस में निकलता है। हम क्यों टेस्ट में जा रहे हैं? हाँ कोई बात। मैम एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। हाँ, बताएं। टूल्स के रिगार्डिंग। मैम जैसे एक टूल्स होता है, एक वेस्टर्न टूल होता है, एक इंडिया का टूल होता है, तो वेस्टर्न टूल को इंडिया में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसे करते हैं, देखिए सैंपल और सिचुएशन हर जगह पे डिफर करता है, और जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट चाहिए तो साइकोलॉजी ये कहती है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज्यादा उसमें प्रभाव डालता है। तो जो बाहर का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारे यहाँ का कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं है, तो हम उसको कई बार कहते हैं कि उसको इम्प्रोवाइज किया हुआ है। उसके लिए जिसने उस टूल को डेवलप किया है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन लेने के बाद में उसी का जो टूल है उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद उसको पब्लिश कर देते हैं। तो विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथर हम उसको कुछ नहीं कर सकते। और अभी कोई ऐसा एक छोटा सा डाउट था कि हम यूज करने के लिए परमिशन लेते हैं, तो क्या हमें ये इसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए अलग से परमिशन जरूरत है या सेम से ही काम चल जाएगा? नहीं, दो चीजें हैं। जैसे मैंने एक टेस्ट पब्लिश किया है तो मेरा उस पे कोई अब क्लेम नहीं है, क्योंकि मैंने उसको पब्लिश कर दिया। हमने वो कॉपीराइट एक्ट पब्लिशर को दे दिया। तो मैं ये सोचूं कि मेरे से किसी ने मांगा और मैंने उनको पकड़ा दी कॉपी, तो फिर उस पब्लिशर का क्या होगा? तो एथिकली ये सही नहीं है, मुझे नहीं देना चाहिए। मुझे पब्लिशर को बोलना चाहिए आप उसको दीजिए, पब्लिशर वो कांटेक्ट करे क्योंकि वो उसको बेचे। ठीक है, किस तो ये है। दूसरा ये तो वहां पब्लिशर से आप लीजिए, आप यूज करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं यूज करने में। लेकिन जब आप उसको मॉडिफाई कर रहे हैं तो जो ऑथर है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी। और अभी तक तो हम क्या करते थे, एक जैसे जब लिखते थे मैनुअल में तो हम लोग एक्सपर्ट का नाम भी देते हैं कि किस एक्सपर्ट से हमने कंटेंट को उसको वेरीफाई करवाया, पर जैसे हम नाम दे दिए और वो दे देते। अब क्या होता है, अब हम क्योंकि अब जैसे नैक का हुआ ना, शुरू में तो हुआ कि इम्प्रूवमेंट के लिए है, क्राइटेरिया तय कर लिया। अब हमको एविडेंसेस रखना पड़ता है नैक में भी कि आप एविडेंस बताइए कि कहाँ है ये चीज। सिमिलरली हमारा टूल में जब हम उसको कुछ एक्सपर्ट का दे रहे हैं कि हमने उनसे
है, तो हमें उसके लिए एविडेंस में हमें लेटर सबमिट करना पड़ता है। तो उसमें जो भी टूल को वेरीफाई कर रहा है या उसको कंटेंट को वेरीफाई कर रहा है, वो एक्सपर्ट एक लेटर देता है, वो ड्राफ्ट बना करके स्टूडेंट्स ही दे देते हैं जो डेवलपर है। उसमें वो एक्सपर्ट लिखता है कि क्या मॉडिफाई करना है, किन किन आइटम्स से वो टोटली एग्री है, किन किन आइटम्स में उसको मॉडिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से आइटम नहीं मैच कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट वहां पे उसको देना पड़ता है, जो कि एविडेंस के बेसिस पे होता है। मैम यहाँ पे एक डाउट था, जैसे हम परमिशन लेते हैं मैम, जैसे आपने बोला कि परमिशन लेनी होती है, तो बाजी बार क्या होता है कि वे मेल पे परमिशन देते हैं, मेल हमें रिवर्ट कर देते हैं, या हमें डिजिटल सिग्नेचर की जगह व्हाट्सएप पे सिग्नेचर दे देते हैं, तो क्या इनकी वैल्यू होती है या उनसे कोई परफॉर्मा लेना होता है? व्हाट्सएप के सिग्नेचर पे मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अगर मेल आ रहा है तो मेल आज की डेट में उसको ऑथेंटिक माना जाता है। पर रिक्वेस्ट ये भी करते हैं कई बार, जैसे मेरे से भी कई इवन हमारे आर्टिकल भी हमने एक लिखा था क्रिएटिव मैनेजमेंट पे, और मेरा वो पब्लिश हुआ था यूनिवर्सिटी न्यूज़लेटर पे, तो वहां से उसका वाइड सर्कुलेशन हुआ, तो मेरे पास एक आया कि हम इसको वॉल्यूम उस पर डेवलप कर रहे हैं मैनेजमेंट पे ही, तो मैं आपका ये आर्टिकल लेना चाहता हूँ। तो मैंने मेल पे उनको परमिशन दे दी, इवन दो उन्होंने मुझसे रिटन में पूरा फॉर्मेट सब भेज दिया कि आप, उन्होंने अपना सेल्फ एड्रेस लिफाफा भी भेज दिया कि आप इसको फिर से साइन करके भेज दीजिए, तो मैंने उसको साइन करके भेजा। तो ये भी चीज होती है, क्योंकि देखिए पब्लिकेशन में आज हम बहुत ज्यादा आज हम अवेयर हो गए हैं, और हमारे इसके साथ में बहुत सारे एथिकल इश्यूज जुड़ गए हैं, और जो प्लेजरिज्म का एक आया है, अब तो सेल्फ प्लेजरिज्म भी आ गया है। तो इवन आप अपने ही चीजों के लिए जहां जो आपने कर दिया है उसको आप कैसे अवॉइड करेंगे, वो सारी चीजें भी है। और प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड करना है वो एक पूरा अलग स्किल है। तो पैराफ्रेजिंग कैसे करेंगे, इवन समरी कैसे लिखते हैं, अपने ओन वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, कहीं पे आ गया तो उसको कैसे चेंज करते हैं, साइटेशन कैसे करना चाहिए, या कोटेशन मार्क कहाँ कहाँ यूज करना है, किन किन टाइप्स के प्लेजरिज्म होते हैं, ये सारी चीजें आपको जाननी होगी और करना। ओके, थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू मैम। आपने एक नए वर्कशॉप का भी टॉपिक दे दिया, मैं रश्मि मैम से रिक्वेस्ट करूंगा फ्लैग चेक के लिए प्लीज करवा दें। बहुत बढ़िया रश्मि मैम, आगे चलिए। देखिए अच्छा स्कॉलर के लिए जो कराई थी वो उसपे ये सारी चीजें ली थी, आप फैकल्टी के लिए थोड़ा हायर लेवल रखना पड़ेगा, उसकी पूरी कोशिश करते हैं, जल्दी करवाएंगे। बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात मैं कहना चाहूंगी कि ऑर्गेनाइजर्स के तो नो डाउट उनके लिए तो सैल्यूट है ही है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा वाला सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने इतना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, बहुत अच्छा। ग्रुप में मैं जो देख रही थी जिस तरह से एंथुजियाज्म था, और ये लोग इंस्पायर होकर के कर रहे थे, कितना मोटे डन डन डन, वो रात तक डन डन आता रहा है, तो वो मैं देख रही थी। मुझे नहीं मैम, वो क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया ना कि वो शायद हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया, आप लोगों को कुछ सुनाई दिया क्या? नहीं मैम, उसका मैं बताता हूँ रश्मि मैम क्या कहना चाह रही हैं। हेलो, हाँ बताएं प्लीज। मैम असल में क्या है, कोविड के कारण 2 साल से ना तो हमारी कोई ऑनलाइन स्टडी हो पाई, ना हम कोई रिसर्च कर पाए हैं। आपके द्वारा हमें इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है, हम तारीफ भी नहीं कर सकते, शब्द नहीं है, तो इसलिए डन डना डन चल रहा है। हाँ रश्मि मैम कुछ कह रही थी, आप बताएं, आपकी आवाज आ रही है। जी मैम, मैं ये कह रही थी कि उस पर मैम क्रेडिट आपको जाता है इसके लिए, क्योंकि आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है। नहीं मैम, हम तो ऑर्गेनाइजर हैं, एक्सपर्ट आप हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप मॉर्निंग से इवनिंग तक भी इनके शायद लेक्चर लेंगे तो ये जुड़े रहेंगे। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैम ट्रांसलेशन, मैम किसी क्वेश्चनर का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें भी लगभग यही प्रोसेस रहती है। हाँ यही प्रोसेस रहती है। आप क्वेश्चनर जो जिसने बनाया है उसको आपको परमिशन लेना चाहिए, एथिकली हमेशा परमिशन लेना चाहिए। मैं एक इससे बैक से अनदर क्वेश्चन कि क्या हम एक ही जो है क्वेश्चनर को बाइलिंगुअल साइमल्टेनियसली बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं और बनता है, और हमने यूज किया है, उसको होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम सैंपल के लिए, जिस सैंपल के लिए बनाते हैं, तो उनके लिए उनको समझने वाले लैंग्वेज में होना जरूरी,
तभी तो हम करते हैं। आप तो ये टेस्ट की बात कर रहे हैं, मैंने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया, क्योंकि वो भी बता देती हूँ कैसे उस फील्ड में आ गई। अब मैंने जब अपनी टीचिंग में ज्वाइन किया था तो हमारी जो सीनियर थी वो लेती थी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल का। अचानक उनको कुछ कैंसर हो गया और वो हुआ कि ये पूरा का पूरा पेपर मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सर्च करना शुरू किया, उसको समझने के लिए इतना ज्यादा मैंने स्टडी किया कि मैंने कहा चलो इसको डेवलप ही कर लेते हैं। तो मैंने डेवलप किया और उसको थोड़ा इनोवेटिव वे में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल डेवलप किया और मैंने 7 उसके बनाए भी ये रिसोर्सेज। उसका पूरा का पूरा वैलिडेशन पूरा अलग होता है। और वो लोग क्या करते हैं, टेस्ट का जो हमारा टूल है, जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन है, इसका वैलिडेशन और मटेरियल का, रिसोर्स मटेरियल का वैलिडेशन एक कर देते हैं, जबकि दोनों का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। उसमें इंटरनल क्राइटेरिया, एक्सटर्नल क्राइटेरिया से उसको वैलिडेट करते हैं। 4 एक्सटर्नल है, 4 इंटरनल क्राइटेरिया। उन क्राइटेरिया के बेसिस पे गेन क्या हुआ, गेन नॉलेज में गेन क्या हुआ, गेन रेशियो निकालते हैं, एरर रेट निकालते हैं, वो सारा निकाल के उसको करते हैं। तो वो जानने के लिए मैंने वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल को मैंने शुरू किया। जानना चाहिए आपको। जब मैं हरियाणा में थी तो मैंने देखा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल बन रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं, थीसिस हो रही हैं, लेकिन उसका वो जो वैलिडेशन का जो प्रोसेस था वो टेस्ट वाला यूज हो रहा था। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारा एमसीक्यू में क्या हमें करना है, एटीट्यूड में हमें क्या करना है, स्केल में हमें क्या करना चाहिए, क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट में हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होते हैं, जो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होते हैं या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है, उनके लिए हमको कैसे वैलिडेशन करना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस अलग अलग है और जब आप इनको करेंगे तो आप समझने लगेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया कि 2 एक्सट्रीम ग्रुप है, उनमें अगर डिफरेंसेस आ रहा है तो हमें लेना है, डिफरेंसेस नहीं आ रहा है तो हम नहीं लेंगे, खत्म हो गई बात। तो आप लोग ये निकालिए आज टी भी निकाल करके और आप लोग सेलेक्ट करिए और आप देखिए कि कितने आइटम्स आपने लिए थे और अल्टीमेटली वो कितने आइटम्स का आपका फाइनल ड्राफ्ट बन रहा है। हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, अगर फाइनल ड्राफ्ट बन जाता है तो अगर रश्मि मैडम उसको शेयर करेंगी तो मैं भी देखना चाहूंगी कि शुरू में जो लेके आप लोग चले थे तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है। बिल्कुल मैम, श्योर। एक मेरा सबमिशन था, क्योंकि इतने रिस्पॉन्सेस नहीं मिले तो हर जो है ग्रुप अपना अपना जो है इसमें डालते और सब रिस्पॉन्स करें हर एक को, तो हाँ, अपने आप ही बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये वाले प्रोसेस में जाने से पहले, अभी तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि आज के सेशन में या आपके पास जो 1-1.5 घंटा है उसमें आप ट्राई कर लीजिए कि हम टी कैसे निकालेंगे। और इसके बाद आप ये कर लीजिए कि अपने पूरे जो टेस्ट हैं आपके वो आप पूरे ग्रुप में डाल दीजिए और सभी लोग उसको रिस्पॉन्ड करें। तो आप, मेरे ख्याल से आप लोगों का 90 के आसपास तो है ही है पार्टिसिपेंट्स, तो वो मिल मिला करके आपको 100 किसी भी तरह से आप पूरा कर लीजिए और उसके बेसिस पे आप 27% निकाल करके कर लीजिए। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा सबको। और आप, हाँ, और आपको पता है उसमें ये भी निकल के आएगा कि जब हमारा सैंपल कम होता है तो जो आइटम्स हमारे छूट गए वो आइटम्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे जब हमारा बड़ा हो जाता है, 100 का सैंपल आ जाता है। तो वैसे भी हमें 370 पे हम 70 हम लेते हैं, 400 हम भरवाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ 400 भरवाओ। तो जब 400 भरवाते हैं तो हमको एग्जैक्टली 370 आता है, तो कैलकुलेशन में हमें उसमें आसानी हो जाती है, क्योंकि उसमें वो 27% जो हम निकालते हैं तो उसमें काफी आसानी हो जाती है, इसलिए। तो मैम, रश्मि मैम, आप प्लीज एक बार इंस्ट्रक्शन सबको बोल दीजिए कि सब रिस्पॉन्ड कर दें ताकि हम अच्छे से बना पाए इंस्टेड ऑफ फेकिंग द डाटा। मैं तो स्टार्टिंग से ये कह रही हूँ कि आपका ये क्योंकि ग्रुप वर्क है, ठीक है ना, आपने स्केल जो है देखिए इतने अच्छे से मैम ने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोगों ने सब ने कंबाइंड होके इस काम को कर रहा है। इवन हम भी उस पे जो आपने गूगल फॉर्म भेजे हम भी उस पे रिस्पॉन्ड कर देंगे, तो हमारा डेटा भी आपको मिल जाएगा उससे, ठीक है ना, तो वो भी बहुत ठीक है। तो उसमें काफी लोग हमारे, जी मैम। और मैं ये भी थोड़ा सा, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, वो इसलिए कि हम 370 इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका जब हम 27% निकालते हैं तो 99.9 आता है। इट मींस 100 ऊपर का ग्रुप आ जाता है, 100 नीचे का ग्रुप आ जाता है, तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए हमें इजी हो जाता है, तो इसलिए हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 एक्सट्रीम ग्रुप भी ले लेते हैं तो उसको हम कर लेते हैं तो आसानी से वो निकल के आ सकता है, 100 हमारे आ जाते हैं। आपने 100 भी ले लिया तो 27 अगर आ रहा है तो आपके वो निकल के आराम से आ जाए, तो ये अच्छी बात है। अगर आप सब ऑल पार्टिसिपेंट से कि आप प्लीज इसमें एक दूसरे के लिए करें, इससे आपके लिए एक अच्छा स्केल बन रहा है और कुछ अच्छा आप सीख रहे हैं यहाँ
Ma'am, I have a question. हाँ कुछ, हाँ एक मिनट में इससे पहले हाँ पूछे। Good afternoon, ma'am. Ma'am, earlier we were talking about the permission that we are supposed to ask to the author for redeveloping a test or something. In the world, when we are dealing with the pandemic situation, and when we are using the already developed tool and we are just converting it or typing it in a Google form, so are we supposed to take the permission in this scenario as well? I don't think so, but if you inform, it is good, but I don't think you are using the same test. Just in place of paper, you are using the Google form. So Yes, I don't ma'am. think it is required at in this situation. Good Okay, afternoon, thank you ma'am. so much. Another question in relation to this, because my net went off. Ma'am, I have seen that few students will take 20 questions or 30 questions from the standard tool, and they will use it in their research work. Is it acceptable at dissertation stage, ma'am? Yes, can you hear me? मैम का वीडियो शायद स्विच हो गया है। Exactly. संजय जी, अगर आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ जी पर सर। फैसला कर देते हैं कि जो आपके गूगल फॉर्म को भरेगा उसी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो सारे भर जाएंगे। देखो 150 लोग भर देंगे अभी। हेलो मैम। हेलो सर। सर एक सजेशन आपके, एक्चुअली मेरे दिमाग में एक सजेशन चल रहा था, आपने बात छेड़ दी है तो मैं बोलूंगा। बिल्कुल बोलिए। एक जो है सर्टिफिकेट के साथ में ब्रैकेट में लिख दिएगा इन्वॉल्व्ड और नॉट इन्वॉल्व्ड। बिल्कुल। और उसको मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल है, नहीं तो हम पक्का लिख देते हैं। नहीं, मॉनिटर हो जाएगा सर। जो रिस्पॉन्स आएंगे ना उसमें ईमेल एड्रेस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो आपके पास रिस्पॉन्स आएंगे वही अटेंड कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। यस गीतिका जी। हाँ जी, जरा सा मैम तो नहीं क्लियर कर पाई, जरा सा आप क्लियर कर दीजिए। ये गूगल शीट में जो ये स्कोरिंग होगी वो किस तरह होगी? देखिए आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, इसमें मैंने ऊपर टोटल कर रखा है। एक तो ये टोटल होगा। हेलो सर, आप मुझे समझ पा रहे हैं सर? आवाज आपकी ब्रेक कर रही है। हेलो सर, आप मुझे समझ पा रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं आप, बताइए फिर से। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? अभी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ सर कि ये जो मैंने टोटल कर रखा है, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यस है, ये टोटल कर रखा है। एक तो हमें ये टोटल करना है। हाँ। है, सभी पार्टिसिपेंट्स का टोटल करना है, जो भी जो है हमारे प्रयोज्य है। और एक ये देखिए, ये जो आइटम वाइज है, ये मैंने ऐसे निकाला था कि जिन्होंने 1 नंबर दिया है उनकी संख्या 1 है, जिन्होंने 2 दिया है उनकी 2 है। ये इस तरह निकालनी है या सिर्फ एवरेज निकालना है? हेलो हेलो सर। हेलो सर। हाँ आप बताएं। मैं भी जुड़ गई हूँ, मुझे भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मैं मोबाइल डाटा से जुड़ी हूँ। मैम आ गई। No problem, ma'am. Thank you so much. I had this query, ma'am, कि हम जो डिसर्टेशन का टाइम पे बच्चे है ना, ये अपना स्टैंडर्ड टूल में से 20 से 30 क्वेश्चंस लेके अपना रिसर्च करते हैं, उसको हम करवा सकते हैं ऐसा या नहीं? तो क्या करना चाहिए मैम इस कंडीशन में? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप डिसर्टेशन करवा रहे हैं, कोई भी रिसर्च करा रही है, डिसर्टेशन का मेन मतलब ये होता है कि उस बच्चे को रिसर्च के प्रोसेस के साथ में उसका ओरिएंटेशन होना कि होता क्या है। इवन मैं क्या करती हूँ कि जैसे टूल कंस्ट्रक्ट कराती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जो स्टडी करने जा रही हूँ वो ऑटोमेटिकली वो अवेलेबल हो। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि मैडम मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जो अवेलेबल है इसको हमको करना, ठीक है करो वो। लेकिन अगर कोई वाकई मेहनत करना चाहता है तो मेरे ख्याल से आप उसको जितना एक्सपोजर दे सकें और उसको डेवलप करवाएं, वो बहुत अच्छा। हाँ तो मैम, अभी तो मेरे एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड टूल में से 20 से 30 क्वेश्चंस दिए और फिर इंटरनेट पे से कुछ क्वेश्चंस देख के वो बना रहे हैं। तो मैं उसको सर्वे रिसर्च का नाम दे रही हूँ, क्योंकि हमने स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया है टूल का। सो इज दैट आप वैसे अगर एथिकली देखा जाए तो बिना स्टैंडर्डाइजेशन के कोई भी रिसर्च का जो आपका डेटा है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो वैलिड नहीं माना जाता। क्योंकि आप देख रहे हो कि जब हम इस प्रोसेस में आते हैं तो आपको यहाँ पे रियलाइज करेंगे कि बहुत सारे हमारे आइटम्स निकल जाते हैं।
तो वो सिर्फ उसके उस समय हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, जैसे टाइम कांस्टेंट है या कोई और प्रॉब्लम है, तो हम एक्सपर्ट व्यू लेकर के और उसको प्रोसीड कर जाते हैं कि हमने एक्सपर्ट को दिखा लिया और उसके बेसिस पे हमने ले लिया है। पर हाफ रिलायबिलिटी कर देंगे और प्रेस वैलिडिटी हो जाएगा तो काफी है मैम। नहीं, लेकिन वो डिसर्टेशन है अगर, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पे करवाना चाह रहे हैं, एक्सपर्ट कैसा है। मान लीजिए हमने नाम दे दिया ओनली फॉर द सेक, तो वो भी चीज सही नहीं होती। मुझे लगता है रिसर्च में हम जितना ऑनेस्ट हो सके उतना अच्छा रिसर्च होता है। ट्रू रिसर्च वही है जिसमें ऑनेस्टी पूरी होनी चाहिए। आर्यन ठाकुर जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो मैम, मेरा आप सुन लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, गीतिका मैडम का सुन लेते हैं पहले। हाँ, नहीं तो क्योंकि मेरा पहले भी स्क्रीन बंद करा दिया गया था, तो अब फिर से एक बार मैंने शेयर किया है। देखिए, एक तो मुझे टोटल मैंगो से बनाना सीखेंगे, मैंगो शेक कर लो। किसी के यहाँ मैंगो शेक बन रहा है, मैंगो शेक बन रहा है, कहीं मैंगो शेक बन रहा है। मैंगो शेक सॉरी हमने मैम, अभी पिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो मैम, देखिए, एक तो हमें ये इंडिविजुअल टोटल करना है और एक ये वाला जो ये आइटम्स हैं इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज नीचे आपका एवरेज नीचे एवरेज निकलेगा। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? जैसे आपके टोटल आ गए, शायद आप उस समय निकल गई थी क्योंकि हम लोगों ने काफी अच्छा डिस्कस किया। मैम, तो निकल जो नहीं गई थी, कनेक्ट हो गया। हाँ, जो भी था वो मतलब बात तो वही है कि यहाँ नहीं थी। तो लास्ट कॉलम जो आपका आ रहा है जिसमें हर बच्चे का टोटल आ रहा है, लास्ट कॉलम जो आपका, उसको आप सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। ठीक है। और उसके बेसिस पे अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप को निकाल लीजिए। ठीक है। और वो जो अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप निकलेगा उसके बीच उसमें हर आइटम का टी लगाना है। ओके, हर आइटम का टी लगाना है। ठीक है। हर आइटम की अलग अलग निकलेगी। 2 ग्रुप आपने बना लिया सॉर्ट करने के बाद। जी। तो अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप 2 ग्रुप हो गए हमारे पास। आइटम नंबर 1 लेंगे, अपर ग्रुप की वैल्यू, लोअर ग्रुप की एवरेज, दोनों का एवरेज होगा और उसमें हम टी लगाएंगे। ये एवरेज आपका चेंज हो जाएगा। ओके। उसके लिए अलग से करना पड़ेगा, वो सेलेक्ट करके उनको पेस्ट करके सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जो हमने फेस उसके फर्स्ट पेज में जो यूज किया है, मेल फीमेल ये वो जितने भी डेमोग्राफिक, इसका यहाँ पे काम नहीं होता है। उसका काम नहीं, अभी हाँ हटा सकते हैं, लेकिन इसका काम हमें जब हम नॉर्म्स निकालते हैं वहां होता है, और जब हम रियली जब इसका वो अप्लाई करते हैं, इसको यूज करते हैं, तब हम उसको डेमोग्राफिक फैक्टर के बेसिस पे उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो जब हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन के टाइम वो हम ले लेते हैं, क्योंकि आपका गूगल शीट आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि उसको एडिट करके एनीवे आप उनसे शेयर ले सकती हैं, जो संजय जी हैं आपके ग्रुप में, तो वो शेयर कर सकते हैं और उसमें सब हो सकता है। एक मैं और यहाँ कहना चाहिए थी, अगर रश्मि मैडम है तो और राजेश जी हैं तो। यस मैम। ऐसा ना कोलैबोरेटिव अप्रोच भी लेना चाहिए। जैसे मैं इन लोगों को देख रही थी, तो जैसे एडिटिंग की प्रॉब्लम आई या कुछ भी आया, तो इनको गूगल ड्राइव में ये सेव करके उसके लिंक शेयर कर देते, एडिटेबल ऑप्शन दे करके, तो कोई भी उसको एडिट कर सकता था और उससे एक दिन में वो फाइनल आ सकता था। अगर उसके साथ मैंने मैडम एक्सेल शीट सबको शेयर की थी अपने ग्रुप में, हमारे ग्रुप में किसी ने नहीं किया। अच्छा ठीक है। हाँ, मैंने एक्सेल शीट बराबर जो मेरे पास अपडेटेड आती रही, रेस्पॉन्स आते रहे, मैं हाथ के हाथ एक्सेल शीट मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया। लेकिन ये मतलब पता नहीं समझ में हो सकता है, जैसे मेरी समझ में प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है किसी का पार्टिसिपेशन नहीं आया वो समझ में। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो गूगल ड्राइव जो होगा वो ऑर्गेनाइजर्स का हो और वहां पे इनके सारे लोग शेयर करें और वहां से सभी लोग, मेरा आप समझ रहे होगे कि कोलैबोरेशन की मेरी क्या बात कहना चाह रही। बिल्कुल मैम। चूंकि एक टीम है, तो टीम तो हमेशा एक साथ काम करता है और सब मिलके काम करते हैं, तो वो टीम के लिए हमारे पास 50 का भी डाटा आ गया, तो हम 27 अपर 27 लोअर निकाल लें। हाँ निकाल लीजिए और उसमें आप टी लगाइए, उसमें स्टार्ट करिए। ठीक है, फिर सभी लोगों का हो गया है। मैम एक क्वेश्चन मेरा था। हाँ, आप शुभ नाम बता दीजिए पहले प्लीज। आर्यन मैम, आर्यन। हाँ आर्यन, हाँ बताइए, आप बताइए।
मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ओके मैम, थैंक यू थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ आप बताएं। मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, जो आपने टीम हमें बनाया है, टीम में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, 1 या 2 बस हम कर रहे हैं, बाकी तो सब कुछ ना रिप्लाई ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा है जैसे आपकी मैं चेहरा नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि बन ही जाता है। एक्चुअली चेहरा होता है तो अच्छा लगता है। तो चेहरा होता है तो चेहरा वीडियो खुलवाइए मैम, जो बोलता है उसको वीडियो खुलवाइए, पहले कीजिए आप वीडियो ऑन कीजिए। चलिए आर्यन जी आपने वीडियो खोलिए अब। ये मैम ये एक प्रॉब्लम आ चुकी है हमारे सोसाइटी में, ये सोशल स्किल्स है, दे आर डिसअपीयरिंग। ये कॉन्सेप्ट ही खत्म होता है कि फेस टू फेस, आई टू आई कांटेक्ट। नहीं मैम, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर थे, उन्होंने कहा कि मैं इस शर्ट पे आपको कम्युनिकेट करूंगा या लेक्चर दूंगा, पहले आपको सबको अपना वीडियो ऑन रखना है। हमारे पूरे फैकल्टी इंडक्शन में केवल उन्हीं के ही लेक्चर में वीडियो ऑन रहा, बाकी सब अपना ऑफ रखते। मैं भी वही चीज को फील कर रही थी। उन्होंने स्ट्रिक्टली कह दिया था कि कर दिया मैडम, कर दिया, कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए हम ऐसे भी पार्ट है, तो जब वीडियो होता है तो हम एक दूसरे को देखते रहे। मैं अपने क्लासरूम में भी एटलीस्ट अपना नहीं है तुम्हारे पास, अगर इंटरनेट का बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है तो कम से कम अपने फोटो लगा के रखो, हम कुछ तो देखें कि कौन दिख। मैं बोलती जा रही हूँ, किसको बोल रही हूँ पता ही नहीं, उधर से क्या रिस्पॉन्स है कुछ नहीं। अब मैं देख रही हूँ, देखो इतना बढ़िया फेस है, आप बताओ क्या बात है। सॉरी मैम, सॉरी, अब आपसे ऐसी वीडियो में बात करूंगा मैं आपसे। हाँ मैम पहले तो कोई भी ग्रुप में एक मतलब लीडर होना, लीडर तो आपने बनाए थे, लेकिन ग्रुप में एक तो कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। मैं खुलतम बोल रहा हूँ, कुछ ही पर्सन है जो वर्क कर रहे हैं। और एक स्मॉल डाउट ये था मेरा मैम, कुछ स्टूडेंटों की क्वारी थी कि जो ये ओपन से मास्टर डिग्री कर रहे हैं साइकोलॉजी से, तो क्या वे साइकोलॉजिस्ट कहलाएंगे या उन्हें किसी के अंडर प्रैक्टिस करना होगा पहले, तब कहलाएंगे? ये थोड़ा मेरा अलग डाउट था। मैं 2 क्वेश्चन आपके हैं। पहला क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ कि जो टीम में आपके रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली टीम लीडर जो होता है वो लीडर को ही सारा मैनेज करना पड़ता है। ये बात मैं मानती होंगी कि नहीं हो पाता है, पर ये सेल्फ एंथुजियाज्म भी, अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई लीडर या कोई वो एक काम सुचारू रूप से हो सके, इसलिए मैडम ने एक लीडर बना दिया था। तो सभी लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, और जो काम करता है वो ऑटोमेटिकली वही लीडर हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है, अब गाड़ी तो खिंच जाती है, ये हमेशा होता है, काम करने वाले को ज्यादा काम मिलता है। मिलता है सर। मैम आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन मैम, प्लीज। पता मुझे क्या, एक मिनट जिनसे मैम, मुझे क्या मिला, मुझे ये कहा कि संडे है तो आपका लेक्चर कैसे है, संडे है तो आपका लेक्चर मैम ये मेरे से पूछा गया है। दूसरा जो क्वेश्चन, हाँ दूसरा जो है आर्यन जी आपका मैं दूसरा जवाब दूंगी कि जो साइकोलॉजी वाली बात आपने की है, तो मेरे से ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट आपके रश्मि मैडम और राजेश जी हैं जो आपको बता देंगे, तो वो आपको बताएंगे। हाँ अब आप बताओ, जिनसी बताओ। मैम बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब हम स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स को यूज करते हैं, तो हम जैसे वो डोमेन्स में है या फिर डायमेंशंस में है, तो अगर उनमें से कुछ ही डायमेंशन हमको यूज करना है या फिर कुछ ही डायमेंशन को हमें यूज करना है, तो क्या हम उस डायमेंशन को यूज कर सकते हैं या फिर हमें उसके लिए उसी डायमेंशन का कोई एक टूल अलग से यूज करना पड़ेगा? नहीं ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है। देखिए ऐसा होता है, जब आपने कॉपीराइट हमने दे दिया, सपोज पब्लिशर से आप ले रहे हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको मॉडिफाई कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। मैं यहाँ पे नहीं मैम, जैसे मेरा जैसे किसी और का टूल है, जैसे आपने आप एक डायमेंशन ले रहे हो ना, तो आपके अगर रिसर्च में वो है तो वो अच्छी बात है, आप रिसर्च में मेंशन करो कि मैं उस टूल का ये डायमेंशन ले रही हूँ, बस यही करना होता है ना मैम, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमारे पास, लेकिन उसकी स्कोरिंग, ये आपको एक्सपर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्कोरिंग जो टोटल स्कोरिंग होगी, वो पूरा जो भी एक वो बिहेवियर निकाल रहा होगा वो टोटल का निकाल रहा होगा, उस पर्टिकुलर डायमेंशन का जब आप निकाल, क्योंकि वो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, जो डेवलपर ने बनाया है, जिस तरीके से बनाया है, जिस तरह से उसने उसकी कनेक्शन ढूंढा है, हो सकता है वो पर्टिकुलर डायमेंशन वाइज सारी चीजें ना किया हो, तो आपको दिक्कत आएगी। तो आप टोटल स्कोर से उसको नहीं कर सकती हैं। तो अगर उसने ऐसा किया है तो आप इजीली कर सकते हैं, नहीं तो किया है, अगर हम ऑथर को कांटेक्ट करें तो हाँ कर सकते, फिर कर सकते, ये बहुत आता है और वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, और बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक चीज है कि OER के कॉन्सेप्ट में मैं जाऊंगी। OER अभी हमारे टेस्ट में नहीं आया, that is easy to modify or reuse and reproduce, ये कॉन्सेप्ट हमारे
टेस्ट में अभी नहीं आया है, आएगा, फ्यूचर में आएगा, तो आप लोग मुझे याद करिएगा। ठीक है, मैम बस यही चीज पूछना था मुझको, क्योंकि अगर हम उस डोमेन को अलग से ले रहे हैं, एज अ वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे हम कभी कभार जब कोरिलेशनल रिसर्च करते हैं तो हमें ये करना होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे या फिर एक डायमेंशन पे हमें करना है, उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं या फिर 5-10 क्वेश्चंस हो गए, तो उस डोमेन को यूज करके हमें उसको यूज एज उसमें मेंशन तो करना नहीं है, उसको एज अ प्रेडिक्टर ले रहे हैं या फिर एज अ आईडी ले रहे हैं। नहीं, इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप उस डायमेंशन का ले रहे हो, एक पार्ट ले रहे हो, तो अगर आपने साइटेशन कर दी है, आपने ये कह दिया है कि मैं फलाने का ये टेस्ट यूज कर रही हूँ और उससे ये हमने लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपने साइटेशन नहीं लिया, उनके क्वेश्चन लेकर, दैट इज वो नहीं होना चाहिए। साइटेशन तो करना ही है मैम, वो तो रेफरेंस जाएगा ही जाएगा, बट मैं ये पूछ रही हूँ जैसे उस डोमेन का सिर्फ वही स्कोर ले रहे हैं हम, तो इज इट वैलिड? जैसे हम सिर्फ नॉर्म्स के हिसाब से उसके टेबल पे नहीं जा रहे, पूरे स्केल के टेबल पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम उसके उस डोमेन का उसी का ही टोटल ले रहे हैं, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं अगर वो क्लियरली हो। अगर आपका एग्जामिनर के पास गया सपोज और उसने बोला कि आपने इसको कैसे यूज किया है, तो अगर वो टेस्ट में वो नहीं दिया है कि ये इसी डोमेन को मेजर कर रहा है, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कि जो चीज आप ले रही है वो उसी डोमेन को मेजर कर रहा है, और मैम तो उसकी वैलिडिटी तभी है। वो डोमेन और तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आप टेस्ट की बताओगे, उस पर्टिकुलर डोमेन की नहीं बताओगे, तो इसमें ये सारी चीजें, हाँ, इसलिए ये सारी चीजें आती हैं। और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं उसमें डोमेन वाइज भी जो है उन्होंने दिया रहता है। जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जब निकाल लेते हैं तो वो एक डोमेन का दूसरे डोमेन से जो उसकी रिलेशनशिप है वो भी निकालते हैं, तो वहां पे वहां पे आप यूज कर सकते हो। इसलिए बहुत अच्छे अगर जो टेस्ट होते हैं उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती है। कुछ और भी हैंड रेज है, रुचि। थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम, मैं रुचि बेस्ट। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे आपने कहा डिजिटेशन में हम अपना टूल डेवलप कर सकते हैं, जैसे हमने टूल डेवलप किया है तो हमको अभी जितना टूल डेवलप हुआ है उसके बाद 14 डेज बाद दोबारा रिपीट करना होता है, ये प्रोसेस डिजिटेशन में भी जरूरी है? क्यों कर रहे हो 14 डेज बाद? वो टेस्ट मेथड हुआ ना, टेस्ट देख रहे हो ना, उसके वो देखते हो, तो मत उसको ना करके अभी SPSS में जो करते हैं एनालिसिस, उनसे कराओगे तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिलायबिलिटी, डोमेन, सारी चीजें निकल आती। तो टेस्ट में नहीं जा करके रिलायबिलिटी निकालने के लिए तुम वहां से कर सकते हो, तो अपना टूल जो डेवलप कर रहे हो। तो अब इतना जब हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो अब इतना ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड रह नहीं गया है। तो टेस्ट को ऐसे भी इसके बहुत सारे लिमिटेशंस थे, इसके अगेंस्ट ही जा रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। मुझे थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो रहा था, दोबारा से रीटेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा? तो बहुत जल्दी निकल आता है रिलायबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं। उसकी जगह तुम अगर SPSS का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कर लो तो वो ज्यादा अच्छा है, ताकि तुम्हारे फ्यूचर में भी काम आएगा। लास्ट क्लास में एक हुआ था, रश्मि मैम ने करवाया था SPS में, उसमें उन सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ हमने थोड़े टर्म समझे थे मैम। अच्छा, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल मैडम। SPSS में ओके, थैंक यू मैम। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी तो निकलेगी, लेकिन टेस्ट कैसे निकलेगी? वो तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपने रिलायबिलिटी निकाल दी, रिलायबिलिटी निकालने की तो टेस्ट करते हैं। जब रिलायबिलिटी निकाल रहे जरूरत ही नहीं, 2 बार तो टेस्ट करना ही पड़ेगा टेस्ट रिटेस्ट के लिए। कोई जरूरत नहीं है, टेस्ट नहीं करना है। कैसे मैम? उसमें जैसे आप जो स्कोर डालेंगे ना, तो उस स्कोर के साथ में ही वो चीज निकल, वो रिलायबिलिटी भी निकाल दिया। बिना कंपैरिजन की कैसे निकलेगी मैम? स्प्लिट हाफ हो सकता है कि वो स्प्लिट हाफ करता हो सर। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ सर, वो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी निकालेगा, ना कि टेस्ट रिटेस्ट। दिस इज माय पॉइंट। मैम शायद डिस्कनेक्ट हो गई। जो तोमर जी का एक क्वेश्चन था कि MA इग्नू से किया हुआ है, क्या पूछ रहे थे वो इग्नू का तो सर इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी है राइटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के, इट इज एट पार विद एनी PG इन इंडिया, राइटिंग में है। उनकी जो डिग्री है वो वैलिड है, से घबराए नहीं। पर केवल जो अभी नेशनल एलाइड बिल आया है उसमें ये कहा गया है कि जो लोग डिस्टेंस मोड में जिन्होंने साइकोलॉजी से MA किया है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल में नहीं जुड़ेंगे, वो उसमें नहीं माने जाएंगे। हो सकता है कि आगे हेल्थ केयर बिल अभी आया है, उसमें अमेंडमेंट्स होंगे, संशोधन होंगे, उसके बाद उसमें चेंज हो जाए, तो एकदम से ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है।
डिग्री आपकी वैलिड है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इग्नू का प्रोग्राम है, पर केवल नेशनल एलाइड बिल में थोड़ा सा उसमें भी प्रॉब्लम है। सर इसमें ये एक डाउट और था कि इसमें जुड़ने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि अभी बिल में ऐसा संशोधन नहीं है, लेकिन अगर हम तो इसके लिए हमें किसी के अंडर प्रैक्टिस करना होगा, क्या करना होगा? देखिए, जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आएगी आप अपनी तरफ से कोई स्टेप मत उठाइए कि मुझे प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी है। प्रैक्टिस आप अपनी नॉलेज के लिए कर लीजिए, पर जब तक वो हेल्थ जो नेशनल एलाइड बिल से उसमें करेक्शन नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए तो फिर डायरेक्ट सर एमफिल करके लाइसेंस ले सकते हैं फिर तो, है ना? वो बेस्ट रहेगा। एमफिल कर लीजिए, आरसीआई का कोई पीजी डिप्लोमा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो नेशनल हेल्थ बिल है उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर कोई एज ए क्लिनिकल काउंसलर जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क करना चाहता है तब तो उसको आरसीआई वाला करने की जरूरत है एट तब लाइसेंस। अदरवाइज अगर एज ए काउंसलर आप करना चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू रजिस्टर, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एक चीज और समझ लीजिए, लाइसेंस केवल किन चीजों के लिए है, जो देखिए मैक्सिमम जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर काम करते हैं। हाँ, और जैसे मान लो और 90% जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोगों के एरिया में आती हैं। जो 10% जो साइकोसिस से रिलेटेड है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, चाहे बच्चों से रिलेटेड है, वो हमको डील नहीं करनी है और वो हम करते भी नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस करने में कोई इशू नहीं है। हाँ, ट्रेनिंग कीजिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, वो आपके काम आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत उसमें आती है जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। You are right, sir. You are right. सर एक राजेश सर एक क्वेश्चन था, if I may ask. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर what I have understood is RCI license जो है, if you are doing PG professional diploma in clinical psychology, then you become an associate clinical psychologist, right? उसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इन्होंने पहले कहा कि जो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में करेगा वही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाएगा। उसके बाद इन्होंने पीजी डिप्लोमा क्लिनिकल साइकोलॉजी में निकाला है, उसको क्या डेजिग्नेशन दे रहे हैं उसमें डाउट है अभी। सर उसमें एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। ओके ओके ओके, सर मेरा ये डाउट था, फॉर एग्जांपल somebody who is pursuing a PhD, और अगर उनका PhD हो जाता है and then get license through professional diploma in clinical psychology, will they then also be called as an associate psychologist because the person already has a PhD? बिल्कुल, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एसोसिएट ही कहलाएंगे। अच्छा, तो PhD does not matter कि अगर PhD किया है तो? अच्छा, नहीं, PhD आपको डॉक्टर आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, पर उससे वो वाले डेजिग्नेशन में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग डिग्री है। अच्छा, ठीक है ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं पे जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आरसीआई आपका जो डिप्लोमा है, मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से ही मेरा डिप्लोमा है, उसमें वो बोलते हैं कि आपका डिप्लोमा आरसीआई नहीं है, तो वो बोलते हैं कि सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आरसीआई होना जरूरी है। तो क्या हम अपना डिप्लोमा को हम किस तरीके से उनके सामने रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, वो डिपेंड करता है कि जो विज्ञप्ति निकली है, जो एडवर्टीजमेंट निकला है, उन्होंने क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो कई लोग उसमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि आरसीआई से आपका लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि आपने या तो रिहैब साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया हो या क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्लोमा किया हो। और अगर ऐसा स्पेसिफाई नहीं है और उन्होंने लिखा है गाइडेंस और काउंसलिंग लिखा है, देन यू आर एलिजिबल। सर मैंने एक जगह दिया था इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझसे यही बोला था, जबकि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा नहीं था। और स्कूल्स में क्या ये वैलिड है कि आरसीआई होना जरूरी है? वो डिपेंड करता है कि स्कूल ने क्या विज्ञप्ति निकाली है। जरूरी तो नहीं है, पर कई बार लोगों को पता नहीं होता है और जो वो लकीर के फकीर हो जाते हैं। अगर उसमें ये लिख दिया जाता है कि आरसीआई लाइसेंस होना चाहिए, ऑब्लिक गाइडेंस और काउंसलिंग होता है, तो वो बिल्कुल वही चीज को ढूंढ रहे होते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था व्हेन आई वाज काउंसलर इन एनआईटी उत्तराखंड। मैं वहाँ लगभग 3 साल काउंसलर था और जब चौथे साल में वहाँ इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने क्वालिफिकेशन लिखी थी बीए इन एनी डिसिप्लिन प्लस 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो मेरे पास एमए साइकोलॉजी की डिग्री प्लस पीएचडी की डिग्री प्लस काउंसलिंग का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस, और उसी एनआईटी में मैं जॉब कर रहा था। जब चौथी बार वहां गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास डिप्लोमा नहीं है। उन्होंने डिप्लोमा क्या मांगा था? डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो जब वो लकीर के फकीर बने तो मैं भी लकीर का फकीर बना। मैंने नेट पे ढूंढा क्या कोई ऐसा डिप्लोमा एग्जिस्ट करता है, तो डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी का डिप्लोमा भी कहीं है ही नहीं। तो फिर मैंने वहां पर डायरेक्टर को मेल लिख के उसको मैंने पूरा बंद करवा दिया था।
ओके सर, थैंक यू सर। डिप्लोमा इन एजुकेशन एंड काउंसलिंग तो है। एजुकेशन काउंसलिंग हो सकता है हो, पर जो उन्होंने अपनी काउंसलिंग एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग पीएस। हाँ जी, इग्नू का गाइडेंस एंड काउंसलिंग मे बी उन्होंने जो वर्ड्स इंटरवेंशन वो अलग होंगे, हो सकता है, ये हो सकता है। बिल्कुल, उन्होंने जो लिखा था वो लिखा था डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। हाँ, ये तो सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं, अदरवाइज कहीं गवर्नमेंट तो नहीं है सब। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने चैलेंज किया। और पीजी डिप्लोमा दे रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, इसीलिए जब भी आप कोई डिप्लोमा करें तो देख लें कि वो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, और जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें किस तरह की क्या चीजें मांगी जा रही है, डिमांड में क्या है। तो कई बार हम लोग ऐसे डिप्लोमा कर लेते हैं फिर वो मैच नहीं करते क्राइटेरिया से, और बहुत से जो लोग इंटरव्यू करा रहे होते हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको नहीं पता होता है कि क्वालिफिकेशन क्या है। वो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं कि एमए साइकोलॉजी की जो डिग्री है वो बड़ी है कि डिप्लोमा बड़ा होता है, क्योंकि कई लोग एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं, वो उसको भी कंसीडर नहीं करते हैं। करेक्ट सर, ये जो इग्नू से एमए इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस की डिग्री मिल रही है पीजी, फिर भी लोग आप जो है डिप्लोमा मांगते हैं काउंसलिंग का। ये विडंबना है, ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। सर यहाँ पे अब एक काम तो कर सकते हैं, डायरेक्ट एमए के बाद अब हम पीएचडी तो कर ही सकते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा। बिल्कुल, अगर आपने एमए किया है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए डिप्लोमा गाइडेंस इसकी कुछ भी जरूरत नहीं है। आप बस, अब हर जगह एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप उसकी तैयारी कीजिए और अपना स्टैट थोड़ा सा मजबूत करिए, रिसर्च मजबूत करिए, क्योंकि इंटरव्यू में वही चीज पूछी जाती है। और आप फ्यूचर में, अगर आपका एमए में डेजिटेशन था तो उस पर आपका पता होना चाहिए कि आपने क्या किया, कैसे सैंपल कलेक्ट किया, कौन सा आपने स्टैटिस्टिकल पैकेज यूज किया, ये आपको पता होना चाहिए। उसी से आपसे पूछते हैं और अधिक से अधिक पूछेंगे कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, क्या आपके पास आइडियाज है। आर्यन मैंने भी एमए ही करके पीएचडी कर रहा हूँ, मैंने एमफिल नहीं किया है। मैंने भी नहीं किया है। एमफिल की अब जरूरत भी नहीं है, एमफिल बंद भी हो रहा है, सिवाय एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और रिएक्ट साइकोलॉजी को छोड़ के सारे जो एमफिल हैं वो बंद हो रहे हैं। सर मैं एमफिल का सोच रहा था, लेकिन अब मैंने पोस्टपोन कर दिया है। मैं भी डायरेक्ट एंट्रेंस के द्वारा पीएचडी करूंगा। पोस्टपोन मत कीजिए, खत्म ही कर दीजिए उसको। खत्म ही कर दिया सर। आप कहाँ पर हैं? प्लीज एक्सक्यूज मी, संजय सर आप कहाँ पर हैं? जी मैम, मैं आगरा में हूँ, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब मैं समझी आप कहीं पोस्टिंग है। नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। आप किसके अंडर कर रहे हैं? ये प्रोफेसर कमलजीत संधू मैम है, वो एचओडी भी है, डीन भी है, मैं उन्हीं के अंडर में कर रहा हूँ। नहीं, दयालबाग तो अच्छा इंस्टीट्यूट। जी मैम, बहुत सीखने को मिलता है। हाँ, गढ़ है वहाँ तो, आगरा तो। हाँ, और मतलब यहाँ पढ़ाने को भी बहुत मिलता है, इसलिए जो है बहुत सीखने को मिलता है। वो क्लासेस भी मिलती होंगी। हाँ, क्लासेस भी हम लोग लेते हैं, सभी रिसर्च स्कॉलर लेते हैं, और एमए तक के बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। ओके। सर सीमा मैम ज्वाइन करेंगे क्या दोबारा? मुश्किल लग रहा है, सीमा मैम नहीं ज्वाइन कर पा रही है। उन्होंने फोन से ही कनेक्ट किया था तो शायद नहीं करेंगे। हाँ, आप इसको पूरा करके रखिए, और जितना भी मैम ने बताया शायद मुझे लग रहा है वो क्लियर हो चुका है। और थोड़ा सा जो मुझे मैम एक बार रिवीजन कर दीजिए आप। रिवीजन कर दो। सर एक बार रिवीजन, नहीं सर फिर आप कर दे या संजय सर कर दे। मैम इसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा या नहीं? नहीं होगा, अब कहाँ होगा? मुझे नहीं लग रहा मैम ने, क्योंकि आपको होमवर्क दिया है, जो आपका बना है उस पे आपको रिस्पॉन्ड करने हैं, वो सारा वो भी बहुत लंबा चौड़ा होमवर्क है। अगर हमारे 25 आइटम्स हैं तो हमें 25 निकालने हैं पूरा, ठीक है? आप करिए, और जहाँ पर भी डाउट होगा ऐसे ही होगा ना हमारे साथ राजीव सर, है ना सर? अगर हमारे पास जितने आइटम है उतना ही तो हमें को टी टेस्ट निकालना पड़ेगा ना। बिल्कुल एक्सेल में प्रोडक्ट हो जाएगा, वो कॉपी पेस्ट आप करोगे तो एक झटके में निकल के आ जाएगा। एक्सेल में? अच्छा, जिसमें भी आप कर रहे हैं, जिसमें आपको सुटेबल लगे। ओके सर, एक्सेल से हो जाएगा। अभी देखिए, आप ये मत सोचिए कि 10 दिन में आपका एक टेस्ट बन के तैयार हो जाएगा, एक प्रैक्टिस है ये, ठीक है? तो उसको जितना मैक्सिमम समझ पाए वो हमारा काम है कि आपको हम समझाएं, क्लियर कर लें आप अपने जो भी डाउट्स हैं, ठीक? और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे फिर मैंने आपसे कहा कि उस पर हम नेक्स्ट वर्कशॉप में। राजेश सर, एक क्वेश्चन था मेरा सीमा मैम से, मैं आपसे पूछ लूं? मेरा थोड़ा सा ये वाला एरिया नहीं है, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि वैसे ही है, वो सर आपका काउंसलिंग का एरिया है। सर आपका काउंसलिंग का एरिया है। मेरा जो एरिया है वो साइकोथेरेपी का है। अच्छा, साइकोथेरेपी का है, न्यूरो साइंस का है। सर
कोई और हो जिसे पता हो तो वो आंसर दे सकते हैं। सर जैसे मैम ने बोला था ना टॉप 50 और मिनिमम और मैक्सिमम 25% लेना है। 27%। हाँ 27 पे 100 पे 100 टोटल। अगर हमारे क्वेश्चन में डोमेन्स हैं 5-6 डोमेन्स हैं तो क्या उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? एक डोमेन के 27 अलग हो सकते हैं, दूसरे डोमेन के 27 अलग। आवाज नहीं आ रही। नो टोटल के है मैम, टोटल। नहीं मैम मैं पूछ रही हूँ क्या डोमेन्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? हाँ ये पड़ेगा, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर डोमेन्स में 10 ही क्वेश्चन है, ऐसे हमने 5 डोमेन लिए तो 50 क्वेश्चन हो गए, तो वैसे तो हमारे अलग अलग आते। अब क्या हमें हर एक डोमेन के 27% करना पड़ेगा? ये सीमा मैम से मुझे पूछना था, तब तक मैम डिस्कनेक्ट। जी और कुछ पर्सन आएंगे हमारे बीच में। मैम की शायद अब आगे हैं या नहीं मुझे नहीं। मैम आगे हैं रश्मि मैम? नहीं मैम का लास्ट 2 लेक्चर आज कंटिन्यू थे बस। अच्छा आज लास्ट था ना, कोई नहीं, और भी हमारे रिसोर्स पर्सन आएंगे जो इसमें बात करेंगे। रिसोर्स पर्सन है नहीं, अगर मैम का ये लास्ट था आज लास्ट था मैम का। मैम एक लेक्चर और रखिए कम से कम। मैं मैम से थोड़ा सा बात कर लूंगी अगर उनके पास टाइम होगा। लास्ट वाले दिन 1 जुलाई वाले दिन आ जाए तो वो हमसे थोड़ी सी बात कर ले। उनसे बोलना आपके स्टूडेंट्स आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं, एक क्लास और ले लें। चलिए बात करते हैं मैम से। फर्स्ट को या 30 को आ जाए तो मच भी बेटर। तब तक आप और सारे जितने एक्सपर्ट हैं उनको सुन लीजिए, ठीक है? आपको इसके बाद में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और मैनुअल प्रिपरेशन ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। फिर जहाँ पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि टेस्ट तो आपने कर ही लिया है, जी प्रोसेस तो सब समझ में आ गए। कंफ्यूजन वाली हाँ वो जितना भी मैम ने कराया वो सब प्रोसेस समझ में तो आ गए। उसको जो है उसको मैम का भी हमारे बीच में रजिस्टर IIT हरिद्वार से है, ठीक है? तो स्टार्ट नहीं हुए तो उसमें मैम को एक बार फिर बात करें। ओके थैंक यू मैम। कोशिश मेरी पूरी है। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ठीक है। मैम का सीमा मैम को अगर PPT मिल जाता तो मैम प्रोसेस हमारे लिए आसान हो जाता, थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली जो हम लोग को निकालना है सारा। ओके आई विल रिक्वेस्ट टू मैम शायद अभी डिस्कनेक्ट हो गई है। आई विल रिक्वेस्ट टू मैम कि आपको PPT अवेलेबल हो जाए। क्लियर कर संजय जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब वो फॉर्म भरवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने लोग एक्टिव हैं। सर आपकी आवाज बीच में कट गई। मैं जब फॉर्म भरवाऊं तो क्या करना है सर? मैं ये कह रहा था कि जब आप लोगों से फॉर्म भरवाएंगे ग्रुप के अंदर तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि कितने लोग एक्टिव हैं इसमें। सर हम आपको फोटो खींच के भेज देंगे उसकी। देखिए आपकी बात नहीं हो रही, जो लोग आ रहे हैं वो अच्छी चीज है, जो सीख रहे हैं वो अच्छी चीज है। केवल ये उनके लिए है जिन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन कराया और वो फिर वो क्लास में नहीं आ रहे हैं ना, उनके लिए ही नहीं है सर। यही ऐसे ही होते हैं, रजिस्ट्रेशन वाले ऐसे ही होते हैं, रजिस्ट्रेशन कराया बस सर्टिफिकेट चाहिए उनको। बिल्कुल कोई बात नहीं। जिसने सीखना था, देखिए जो कर रहा है उसने टेस्ट बनाना सीख लिया है। बेनिफिट आपको है। हमने प्रैक्टिकली थ्योरी तो जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली तो आ गया। और जिसको सर्टिफिकेट चाहिए वो सर्टिफिकेट ले ले। उसको सर्टिफिकेट से ही अगर सेटिस्फेक्शन है ना, तो कल फिर मिलते हैं आपसे 11 o'clock।